नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल से आप सभी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के इस खास समारोह में, जो कि मैं कहूँ कि किसी भी साहित्य के लिए एक बहुत ही खास दिन होता है और उस साहित्यकार के लिए तो एक बहुत अनमोल दिन होता है। क्योंकि जैसे एक बच्चे का जो जन्म होता है, उसके जन्म की जो खुशी होती है, वही खुशी एक साहित्यकार को उस वक़्त होती है, जब उसकी वो रचना जो उसने अपने हृदय के एहसासों को, भावों को शब्दों में पिरोकर लिखी थी, उसे जब वो कि सबको अर्पण करता है, वो लोक को अर्पण करता है और इसीलिए हम इसे लोकार्पण कहते हैं। और ये अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अभी हम हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी पखवाड़ा कर रहे हैं और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मुझे ये जो दिवस जो मनाने की जो परंपरा है, एक दृष्टि से बहुत अच्छी लगती है और दूसरी दृष्टि से मुझे लगता है कि हम किसी चीज़ को एक दिन करते हैं और बाकी के 355 दिन जो है, भूल जाते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि कम से कम वो इस तरह से कुछ रिमार्केबल ऐसा हो कि कहीं कोई छाप छोड़ के जाए, 365 दिन ना सही, 30 दिन, 60 दिन तो छाप छोड़कर जाए और इसीलिए अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से हमने कवि सप्ताह, प्रेमचंद सप्ताह, गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी सप्ताह और पहले हमने स्वतंत्रता 7 कवि, 7 उपन्यासकार इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम इसीलिए किए, क्योंकि कहीं न कहीं ये कहा गया है, ऐसा बताया जाता है, मुझे पता नहीं विज्ञान इसको मानता है या नहीं, लेकिन किसी चीज़ को 7 दिन तक किया जाए, तो वो संस्कार बनने की ओर प्रेरित हो जाते हैं और 21 दिन तक किया जाए तो वो संस्कार बन जाते हैं। तो इसीलिए हमने इस बार हिंदी पखवाड़ा रखा है और ये बड़े सौभाग्य की बात है, फिर से कहूँगी कि इस पखवाड़े में हम एक बहुत ही सुंदर उपन्यास की जो आज बात चर्चा करने बैठे हैं, आज उसका लोकार्पण करने बैठे हैं, वो भी एक बहुत आपकी खास आवाज़ बात लग रही है बहुत खड़खड़ाएगी पीछे, बहुत खड़खड़ाएगी पीछे। वो बहुत एक खास बात बन जाती है। तो इसके लिए और आप सभी जो विद्वजन इस शुभ अवसर पर मैं कहूँ बहुत शुभ अवसर है, क्योंकि किसी का जन्म होना और किसी को सुपुर्द करना ये दोनों ही बड़े ही शुभ अवसर अपने में माने जाते हैं। अपनी भारतीय संस्कृति में या तो हम कन्यादान करते हैं, उस अवसर को बड़ा शुभ मानते हैं। पुत्र और पुत्री रत्न हो बड़ा शुभ मानते हैं और वैसे ही रचनाकार के लिए अपनी रचना को समर्पित करना एक बहुत शुभ अवसर है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की ओर से बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज के जो हमारे मुख्य जो गुणीजन यहाँ पर उपस्थित हैं, उसमें आज हमारे अध्यक्ष हैं आज के कार्यक्रम के डॉक्टर ओम निश्चल जी। तो ओम निश्चल जी के लिए मैं चाहूँगी कि सभी उन्हें देखें और इसलिए जी, तो हमारे ओम निश्चल जी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और उनके बारे में जो मैं बोलूँ ना जो बड़े लोग होते हैं वो अपना परिचय भी बहुत छोटा-सा देते हैं। मैंने सोचा कि इनका मैं परिचय बोलूँ तो देख रही हूँ इतना छोटा-सा परिचय है कि ये आलोचक हैं, समीक्षक हैं, गीतकार हैं और संसार की बात करूँ सांसारिक दृष्टि से बात करूँ तो पूर्व वरिष्ठ राजभाषा प्रबंधक इलाहाबाद बैंक में हैं। ये इनका बहुत छोटा-सा परिचय है और इस परिचय में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बातें हैं। राजभाषा अधिकारी होने के साथ-साथ आलोचक और समीक्षक, मेरे ख्याल से ये सबसे कठिन कार्य है, आलोचक और समीक्षक को बर्दाश्त करना और उ उन उनको बहुत सारी ऐसी बातें सहन करनी पड़ती है, जो कि अ, बहुत मुश्किल कार्य होता है और वो मुश्किल कार्य हमारे ओम निश्चल जी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ और वो कहीं न कहीं दर्द बनता होगा तभी इन्हें गीतकार बना गया है। तो आप गीतकार भी हैं और बहुत-बहुत सुंदर लिखते हैं। काव्य की आपके पास जो समझ है, वो समझ मैं कहती हूँ कोई भी ज्ञान, कोई भी समझ अगर हमारे पास है और वो वैसी ही है जैसे तिजोरी में हमने बंद करके चाबी लगा दिया तो उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन जब उसको बाँटा जाता है तब उसका मोल होता है और ये अपने इस ज्ञान की तिजोरी को जी भर कर बाँट रहे हैं। तो
ऐसे गुणीजन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जी, हमारी ओर से धन्यवाद बहुत हनी बहुत जी। अभिवादन। और अब हमारे बीच में आज के विशिष्ट अतिथि हैं केसी मिठास जी। केसी मिठास जी अकाउंटेंट सेवानिवृत्त सिंचाई विभाग से हैं और ये इनकी सबसे बड़ी बात, खास बात ये है कि ये हमारी स्वर्ण ज्योति जी, जिनकी पुस्तक का आज लोकार्पण है, उनके अंकल हैं। और कितना आनंद आता है जब अपने बच्चे कुछ ऐसा कर जाते हैं। तो होता है ना कि बच्चों का नाम हो और उससे बाप का नाम हो तो बाप का सीना चौड़ा हो जाता है, बाप के नाम से अपने नाम से उतना नहीं होता। तो ये उनके अंकल आज इस खुशी में शामिल हुए हैं, अपनी बेटी की खुशी में शामिल हुए हैं। तो मुझे लगता है इन्हें ज्यादा खुशी हो रही होगी कि जो बच्चे इनके सामने पल के बड़े हुए आज देखिए किस पद पर है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ केसी मिठास जी। आपका स्पीकर ऑफ है सर, आप अपना जी अब ऑन हो गया जी, हो गया ऑन हो गया सर, हो गया जी बिल्कुल हो गया। और अब हमारे साथ हैं शिरीष नायक जी। एक सेकंड। तो शिरीष नायक जी आप कैमरा ऑन करेंगे? जी नहीं इंदु जी, अच्छा कोई मैं बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूँ। कोई दिक्कत मैं नहीं, सुन कोई सकता बात हूँ, मैं बोल भी सकूंगा, लेकिन 5 मिनट के ऊपर मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। कल मेरी स्वर्णा जी से बात हुई थी। नहीं, मुझे पता है, कोई उनका दिक्कत नहीं है, बहुत बस बहुत मैंने शुक्रिया। पूछ लिया मेरा एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल जी रहें। तो कोई जी दिक्कत जी नहीं है शिरीष जी, मैं समझ जी सकती जी हूँ। शिरीष जी नायक जी बहुत सुंदर गजलकार हैं, बहुत सुंदर गीतकार हैं। मैं एक्चुअली उनकी कविता की किताब आपको दिखाना चाहती थी, जो कि मेरे पास अभी थी। अच्छा यहाँ दिख गई। तो मैं और दिखाना चाहती हूँ। गुलजार जी ने इनके किताब का जो लिखा है, जी गुलजार जी ने इनकी भूमिका लिखी है। और उसके अलावा गुलजार जी के साथ इन्होंने बहुत सारे क्षण भी बिताए हैं। ये इनकी किताब है जिंदा जरूर हूँ, बहुत सुंदर है। और इन्होंने मुझे इसकी समीक्षा लिखने दी थी। और शिरीष जी मैं जल्दी ही ये काम करूंगी अब, तो क्योंकि इसको मैंने अपनी प्रायोरिटी पे लिया है अब। ये और किताब मुझे आप भी मिली जी, आप जो हैं सीईओ CS टेक के IT प्रोफेशनल, उर्दू हिंदी मराठी साहित्य में रुचि रखते हैं और विभिन्न पत्रिकाओं में रचनाएं प्रकाशित होती हैं। ये तो इनकी एक किताब है, ऐसी ऐसी इनकी बहुत सारी किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। और सिर्फ गीत और कविताएं ही नहीं, ये लघु कथाएं भी लिखते हैं। और बहुत सारे मंचों से इन्होंने बहुत सारा कार्यक्रम किया और बहुत सारे सम्मान इन्होंने लिए हैं। और ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि हमारी अभ्युदय महाराष्ट्र शाखा के प्रमुखों में से भी एक हैं, वहाँ के सचिव हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शिरीष नायक जी। और ये अभी अभी थोड़े कोरोना से गुजरे हैं, इसलिए थोड़ी सी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन इनकी कविताएं सुनने के बाद ना मैं इनकी इतनी बड़ी प्रशंसक हो गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत सुंदर लिखते हैं आप। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम और फिर हमारे साथ वक्ता के रूप में जो मौजूद हैं अजय कुमार यादव जी। अजय जी का वीडियो ऑन था जी, मैं उनको भी पिन कर देती हूँ। तो अजय कुमार यादव जी हमारे बेंगलुरु में रहते हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। और इनकी लेखनी में भाव पक्ष इनका ज्यादा प्रमुख रहता है, कला पक्ष से अधिक। ये वो लिखते हैं जो बस इनके दिल में आता है और लिखते हैं, इसीलिए वो लोगों के दिलों को छू जाता है। इनकी कविताएं पढ़ते हैं तो बहुत बहुत आनंद आता है, बहुत सुंदर लिखते हैं और उतने ही सज्जन और सरल व्यक्तित्व के स्वामी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अजय यादव जी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम तन्मय जी। ये जितने भी लोग हैं और जितने लोगों का मैं परिचय दे रही हूँ, वास्तव में आप सभी किसी परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है। फिर भी ये एक परंपरा और एक संस्कार की बात है कि जब हम पटल शुरू करते हैं और बहुत सारे कुछ नए लोग जुड़ते हैं हर बार, इसलिए हमें परिचय देना होता है। तो डॉक्टर प्रेम तन्मय जी एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, सभी विधाओं में लिखते हैं, कहानियां, उपन्यास, कविताएं। और
एक बहुत अच्छे वक्ता हैं और ये जिस ढंग से अपने कहानियों की, कविताओं की या कुछ भी जो प्रस्तुति देते, एक बहुत अच्छे मंच संचालक भी हैं। डॉक्टर नाम आगे जुड़ा है, तो वो पीएचडी के लिए नहीं जुड़ा है, वो वास्तव में डॉक्टर भी हैं। ये एक अलग सी बात बता दूं, बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक्यूप्रेशर के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जो हाथ लगा करके दर्द भगा देते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तन्मय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। और अब बारी आई है हमारी स्वर्णा जी की, जो आज की हमारी खास, जो कहते हैं ना कि आज की हमारी जो नायिका हैं। स्वर्णा जी, आप स्वर्ण रूपा के नाम से जुड़ी हैं? स्वर्णा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। और अच्छा। स्वर्ण कृपा मेरी बहन है, छोटी बहन, वो भी जुड़ी है। अच्छा, आप तो दिख नहीं रही है ना मुझे। आपका वीडियो ऑन है मैं तो स्वर्णा जी? हाँ, बिल्कुल ऑन है। ऑन है इनका, और इनका नाम भी स्वर्णा ज्योति वहां पर लिखा हुआ हाँ, नजर आ रहा है। चलिए। तो ये है हमारी आज के इस कार्यक्रम की नायिका। इनका नाम ही है स्वर्णा ज्योति। इनके बारे में क्या परिचय दूं? और ये भी साहित्य की किसी विधाओं को इन्होंने नहीं छोड़ा है और उतनी ही सरल हृदय की हैं, मृदु वाणी बोलती हैं और प्रस्तुति में तो कमाल करती हैं। तो इतना ही मैं कहूंगी इनकी तारीफ में। और अब हम आज के कार्यक्रम में जो हम मुख्य रूप से जिसलिए हम जुड़े हैं, तो मैं सोचती हूँ कि आप सभी का मंच पर स्वागत करते हुए, आप सभी का अभिनंदन करते हुए, अब मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करूंगी कि जिनके पास भी स्वर्णा जी की किताब है, पहले हम उसका विमोचन कर लें और उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। क्या आज्ञा है बताइए? अध्यक्ष जी बिल्कुल से मैं बिल्कुल, पूछना हाँ। चाह रही हूँ। ठीक है जी। तो हम सभी पहले पुस्तक निकालें और फिर एक साथ उसे हम पटल पर दिखाते हैं खोल करके। तो सभी खोलें धीरे धीरे, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा जी। और खोल करके हम दिखाते हैं। अच्छा, मैं अपने आप को भी पिन कर लूं ना, मैं नहीं दिख रही हूँ क्योंकि किताब तो मेरे हाथ में भी है। बहुत बधाई, बहुत बधाई। जी, तालियां हो जाए। मैं चाह रही हूँ सब लोग अपना स्पीकर खोल करके तालियां बजा दें। बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत बधाई स्वर्णा जी, बहुत और बहुत जितने बधाई लोगों आपको। को बधाई देनी है सब बधाइयां भी देते रहे, तब तक हमारे बहुत हाथ में ये बहुत पुस्तक है। बधाई। बहुत 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 बधाई, बहुत बधाई बधाई। आपको। बधाई आप सभी स्वर्णा का जी, ढेरों बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस मेरे महती कार्यक्रम में जुड़े। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं स्वर्ण ज्योति। थैंक यू अंकल जी। ये मेरी पुस्तक। बहुत बहुत बधाई। अभी सारिका, अच्छा है। आप अभी सभी नाम देखिए। अभी सारिका जी। बहुत सुंदर नाम इन्होंने रखा है, अभिसारिका। बहुत कोमल नाम, कहीं ना कहीं दिल को छूने वाला नाम है ये। इसके बारे में तो निश्चल जी बोलेंगे, वो ज्यादा अच्छा बोलेंगे इस बारे में। तो स्वर्णा जी, आपको ढेर सारी बधाइयां इस उपन्यास के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अभ्युदय पटेल और आप सभी महानुभावों का, जो आप इस महती कार्यक्रम में आप जुड़े और मुझे आशीर्वाद शुभकामनाएं दी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, नतमस्तक हूँ। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूंगी कि हम पहले ये जान लें कि अभिसारिका होता क्या है और ये अभिसारिका क्या है। तो शुरुआत में एक्चुअली स्वर्णा जी से ही करना चाहूंगी, फिर अंत भी उन्हीं से करूंगी। और शुरुआत में सिर्फ आपसे एक ही प्रश्न मैं करना चाहती हूँ कि इस कथा को आपने लिखा तो किस ख्याल से लिखा? क्यों आपने सोचा कि अभिसारिका की कहानी लिखी जाए? जी, एक अभिसारिका, इसका वास्तविक अर्थ ये होता है कि वो प्रेमिका जो प्रेमी से मिलने जाती है। तो अब वो अभिसारिका अभिसार में है, प्रणय में है, प्यार करती है अपने नायक से, नहीं करती है, या नायक करता है, ये तो दूसरी बात है।
पर हर बार वो अपने प्रेमी से मिलने जाती है और प्रेमी के लिए समर्पित है। तो ये कहानी एक केवल कल्पना नहीं है, इसके हर रचना के पीछे एक ना एक यथार्थ तो होता ही है जिसे कल्पना का रूप दिया जाता है। तो एक ऐसी शख्सियत थी जिसके लिए मैंने ये कहानी लिखी, पर वो अब अभी नहीं है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहती हूँ, अभी नहीं है। तो मैं चाहती थी कि उसकी कहानी किसी रूप में उसको मैं अपने आप में जीवित रखूं, अपने आप के अपने खुद के अंदर मैं उसे जीना चाहती थी, उस शख्सियत को। तो मैंने इस कहानी को लिखने का आरंभ किया। कहानी लिखना चाहा था, पर लिखते 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 ये बहुत छोटी सी उपन्यास, लघु उपन्यास का रूप ले लिया और मैंने उसे लेने दिया कि जिस मोड़ पे ये जाती है जाने दें इसे, क्योंकि वो मिलने ही तो जा रही है, कहीं ना कहीं वो अपने प्रेमी से मिल ही जाएगी। तो इसी ख्याल से मैंने ऐसे लिखते गई और ये कल्पना बहुत पहले की थी, परंतु इसका रूप हुआ लॉकडाउन में। तो उन दिनों मैं बहुत जद्दोजहद से गुजर रही थी, क्योंकि उसी समय कुछ हुआ था ऐसे कि मुझे उस शख्सियत से, उस प्यारी सी लड़की से बिछड़ना पड़ गया था। खैर ये दूसरी बात है, छोड़िए उसे। तो मैंने उसको अपने आप में जीवित रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने अभिसारिका लिखी। चलिए, बस बहुत बहुत सुंदर बस बात। वास्तव में जीवन का सच ये है कि कोई भी कहानी, कविता या हम किसी भी विधा में कुछ भी जो भी लिखते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे आसपास तो होता है। थोड़ी कल्पना होती है, थोड़ी सच्चाई बिल्कुल। होती है। वो आपकी अपनी सच्चाई हो या आप इतने अ, आपके हृदय में इतनी संवेदना है कि आप दूसरे की सच्चाई को अपनी सच्चाई मानकर उसमें जी पाते हैं। और यही खासियत है, रचयिता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक रचयिता तो वो है जो ऊपर बैठा है, और एक रचयिता आप देख लें कि किसी भी क्षेत्र में कोई रचयिता नहीं होता साहित्य को छोड़कर। हाँ दीदी, भाभी जी बोलिए। साहित्य में सिर्फ हम रचयिता शब्द लिख पाते हैं और कहीं किसी क्षेत्र में नहीं लिख पाते हैं। वो रचयिता इसीलिए होता है कि कहीं न कहीं किसी संवेदना को हम महसूस करते हैं, अपने भीतर महसूस करते हैं, और फिर उसका जब जन्म शब्दों के रूप में होता है तो हम रचयिता बन जाते हैं। तो बहुत-बहुत सुंदर बात आपने बताई। तो अब हम आगे बढ़ते हुए हम चाहेंगे कि पहले हम ये जानें कि इस अभिसारिका में हमारी जो स्वर्णा जी हैं, वो किसकी कहानी और क्यों कह रही हैं, तो हमारे वक्ता उसके बारे में अपने-अपने विचार रखें। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी अजय यादव जी को। अजय जी, आप बताएँ कि आप अभिसारिका में क्या पाते हैं? और मैं चाहूँगी कि आप सभी एक समीक्षक की दृष्टि से भी बात कर सकते हैं बिल्कुल खुल कर के, क्योंकि तभी हमें बहुत सीखने को मिलता है। जी, इंदु जी धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए। जी। मैं 2 विषयों पर बोलना चाहूँगा। एक तो हिंदी दिवस पर कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है आजकल। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हिंदी पखवाड़े के बारे में मेरा कहना ये है कि हिंदी पखवाड़ा मनाना मेरे हिसाब से लगता है कि एक गलत चीज़ है। गलत चीज़ कैसे है कि हिंदी हमारा जीवन है। हम जीवन को एक पखवाड़े में नहीं जीते हैं, हम जीवन को एक दिन में नहीं जीते हैं। जीवन हम रोज़ जीते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी दिन हम बोलना बंद कर दें और जीना शुरू कर दें? नहीं हो सकता। हम अपनी बोली को छोड़ ही नहीं सकते, अपनी भाषा को छोड़ ही नहीं सकते। जब हम भाषा को छोड़ नहीं सकते तो उसको हमने एक दिन या एक पखवाड़े में क्यों बाँधा हुआ है? हिंदी हमारा जीवन है, हमारी भाषा है। इसके बगैर हम अपने व्यक्तित्व की कल्पना कर ही नहीं सकते। तो क्यों ये रीत चलाएगी कि पखवाड़ा मनाया जाए? क्यों ना हम इसे रोज़ सेलिब्रेट करें? क्यों ना हम रोज़ लिखें? एक साहित्यकार रोज़ लिखता है। जब वो एक हिंदी में रचना करता है तो एक तरह से वो हिंदी को रोज़ जीता है और रोज़ ही उसको सेलिब्रेट करता है। ये मेरा मानना है। मुझे पता नहीं आप कितने लोग सहमत होंगे इस बात से। तो नहीं, हम इस हम पर बात ज़रूर करेंगे, आप अपनी बात रखें। हाँ, ये मेरा विचार है। अब बात आती है कि उपन्यास की अभिसारिका की। अभिसारिका के बारे में तो सोहन ज्योति जी बहुत अच्छा बता रही हैं क्योंकि उन्होंने लिखा है, किस भाव से लिखा है, वो बता रही हैं। मैं थोड़े अलग विषय पे जाना चाहूँगा क्योंकि प्रेम तन्मय जी बोलेंगे उनके बारे में तो सब लोग उपन्यास के बारे में बोलेंगे। मैं वो चीज़ पे जाना चाहता हूँ जो सबसे अलग है। ऐसे लेखक बहुत कम मिलेंगे जिन्होंने काव्य और गद्य, पद्य और गद्य दोनों में ही अपना नाम किया है। सोहन ज्योति जी ऐसे चंद लेखकों में से हैं
जिन्होंने पद्य में एक अपना नाम कमाया, बहुत ही उत्तम लिखा है और उतना ही सुंदर इन्होंने गद्य में भी लिखा है। ये एक बड़ी विशेषता है जो हर साहित्यकार में नहीं मिलती। जैसे मैं गद्य में इतना अच्छा नहीं लिख पाता, तो उनके अंदर ऐसा गुण है। तो पहले तो अभिवादन उनको इस गुण के लिए कि वो पद्य में और गद्य में समान रूप से बहुत सुंदर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। ये अभिवादन का उनका एक हक बनता है। और दूसरी बात क्या है कि जो रीत चली आ रही है, उस रीत पे तो हर कोई लिखता है। जो परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को तो हम निभाते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर गजल लग लीजिए। गजल की एक नियमावली बनी हुई है। उस नियमावली में गजल सब लिखते हैं और जब नियमावली तोड़ी जाती है, तब एक बड़ी बात आती है कि जब उस नियमावली को तोड़ के एक नया रूप दिया जाता है, तो बहुत सी आलोचनाएं होती हैं, बहुत सी प्रतिक्रियाएं आती हैं और उस प्रतिक्रियाओं से लड़ते हुए आपको नए रूप में स्थापित करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये मैंने अनुभव किया है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और स्वर्ण ज्योति जी इस बात में बधाई की पात्र हैं। उन्होंने इस उपन्यास में नए प्रयोग किए हैं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि साहित्य में कि नए प्रयोग करने की कोशिश कुछ लोग करते हैं। लोग ज्यादातर नहीं करते हैं, नियमावली को चलाते रहते हैं। और जैसे तुलसीदास ने किया तो उन्होंने बहुत उन्होंने वो समाज की प्रताड़ना सही। और कुछ लोगों ने बीच में जब आधुनिक काव्य आया, आधुनिक साहित्य आया, तब भी बहुत आलोचना की गई लेखकों की और अब बाद में वो स्थापित हो गया। तो इसमें स्वर्ण ज्योति जी बधाई की पात्र इसलिए हैं कि उन्होंने उपन्यास के एक जो नियम बने हुए हैं, उन नियम को तोड़ा है। ऐसा करने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं और मैं स्वर्ण ज्योति जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने ये साहस किया कि उपन्यास के नियम को तोड़ा जाए और उसको पृष्ठों में बांटा जाए। ऐसा प्रयास मेरे मेरे अनुमान से शायद पहली बार किया गया है और यही उनको अलग करती है बाकी लेखकों से। नहीं तो सब लेखक नहीं, अपने ऐसा प्रयास तो बहुत बार हुआ है। अच्छा, रेखा चलिए। एक जीवनी भी वैसी ही थी और नदी के द्वीप में भी वैसा ही था जी। तो इन्हें लेकिन प्रयास करके उसको फिर स्थापित हाँ, तो नहीं कर बहुत पाए ना। सुंदर किया है, नो डाउट, बहुत अच्छा है हाँ, जी। तो मैं उनको बधाई इसलिए देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सुंदर प्रयास किया और बहुत सुंदर तरह से स्थापित किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये प्रयास चलेगा, लोग इसको फॉलो करेंगे, लोग इसका अनुसरण करेंगे और इसको निभाएंगे ताकि हमें उपन्यास की दूसरी शैली भी हमारे परंपरा में बन जाए। अभी हमारी परंपरा में बनी नहीं है। ये मेरा विचार है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। मैं ज्यादा इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ, नहीं, आप जानते आपने हैं। बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छी बात कही है और ये आपने बहुत खास बातें कही जो उपन्यास के लिए, तो आप ऐसा बोल नहीं सकते कि आप अच्छे वक्ता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी आपको। और हिंदी के लिए जो आपने सवाल उठाए हैं दिवस पर, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। आज हम स्वर्णा मैं जी उसमें की चर्चा करूँ। पुस्तक अभिसारिका के लिए, जो कि आपने बहुत बहुत सुंदर बात कही कि स्वर्णा जी वास्तव में बहुत लोग किसी एक विधा में पारंगत हो जाते हैं तो दूसरी विधा में नहीं हो पाते हैं। और स्वर्णा जी का अगर देखा जाए तो वो जितनी सुंदर और भावात्मक कविताएं लिखती हैं, उतनी ही सुंदर उनकी कहानियां और उपन्यास हैं और उसके अलावा जी, समीक्षाएं या लेख भी लिखती हैं। तो बहुत सारी विधाओं में एक साथ लिखना और उन सब विधाओं में माहिर होना, लिखना बड़ी बात नहीं होती, उन सब विधाओं की बातें जानना वो एक अपने आप में निश्चित ही विशेष बना देता है किसी भी रचनाकार को। देखिए सिर्फ पद्य में लिखती हैं, बहुत कलात्मक लिखती हैं, गद्य में लिखती हैं, बहुत अच्छे लिखती हैं, अनुवाद जी, करती हैं, बिल्कुल, और अंग्रेजी का अनुवाद भी हिंदी बहुत जी, हाँ, 7 भाषाओं में इनकी पकड़ है। तो जी, ऐसी विभूति मिलना कि जो कि इतनी बहुत पारंगत हो, ये बहुत। बहुत मुश्किल काम है। और इतनी सारी चीजों के बाद जो हम्म, सरलता है, जो निश्चलता है, वो अपने आप में भी खास बात रखती है। मैं तो व्यक्तित्व को ज्यादा देख पाती हूँ, तो वो चीजें मुझे और ज्यादा आकर्षित करती हैं। तो बिल्कुल सही कहा। और साउथ की भाषाओं को जानना और उसके बाद उसमें सब में अनुवाद करना कठिन कार्य होता है। तो वो उन सब भाषाओं को भी जान पाती हैं और उतनी ही सुंदर ढंग से हिंदी बोलती हैं, उतनी ही खूबसूरती से हिंदी पर भी उनका कमांड है। तो निश्चित ही बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई स्वर्णा बहुत जी। धन्यवाद। बहुत अजय धन्यवाद। बहुत बहुत अजय हो जी ने गई। बहुत सुंदर ये तो कहा। ऐसी हो गई कि आप मतलब अ, एक जर्रा को आप फलक का सितारा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो वही हूँ जो जर्रा हूँ आज आज और की ऐसे आप ही रहना नायिका, चाहती हूँ। आज की आप नायिका ऐसे ही थोड़ी बन गई है, नायिका ऐसे ही नहीं बना जाता है। जी, तो बहुत सुंदर कहा अजय जी आपने। और आपके विचार बहुत मौलिक थे। सबसे खास बात ये होता है कि जैसे आपने कहा कि उन्होंने परंपरा को कोई नए प्रयोग किए हैं, तो आपके विचारों में भी वो चीजें हैं कि आप मौलिकता की बात करते हैं,
आप रटी रटाई बातें नहीं करते कि बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, ये लिखा, वो लिखा। आपने वो बात नहीं की, आप वो बात करते हैं जो आपको सही लगी। तो ये आपका आपके व्यक्तित्व की या आपके जो वक्तव्य की मैं कहूँ कि एक खास विशेषता बन जाती है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे आज के एक और खास वक्ता डॉक्टर तन्मय, प्रेम तन्मय जी को। तन्मय भाई, आपका स्वागत है मंच पर। स्वागत है धन्यवाद आपका। इंदु जी, धन्यवाद इंदु जी। आज के इस कार्यक्रम में आज के अध्यक्ष डॉक्टर ओम निश्चल जी, विशिष्ट अतिथि केसी मिठास जी, मुख्य अतिथि शिरीष नाइक जी और वक्ता अजय यादव जी और लेखिका स्वर्ण ज्योति जी, आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात का आरंभ करता हूं। मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई भी लेखक यदि कोई रचना लिखता है तो उसको दो कैटेगरी में डाला जा सकता है। एक कैटेगरी है स्वांतः सुखाय और एक कैटेगरी है परहिताय। और कुछ रचनाकार ऐसे होते हैं बिरले जो स्वांतः सुखाय भी लिखते हैं और स्वांतः सुखाय ही परहिताय हो जाता है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि लेखिका स्वांतः सुखाय लिखते लिखते, जब कोई आदमी स्वांतः सुखाय लिखता है और लिखते लिखते अगर वो पीड़ा सार्वजनिक हो जाए, वो लगने लगे कि ये तो मेरी पीड़ा है, तो वह परहिताय हो जाती है। तो गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबें जो शराबों में मिले। अगर दूसरे के गम को अपना गम समझ करके अगर पढ़ा जाए तो वो बहुत ज्यादा सार्वजनिक हो जाता है, तो ये परहिताय रचना हो जाती है। और मैं ये मानता हूं कि लिखते समय इनके दिमाग में कहानी लिखने का विचार जगा होगा और वो कहानी विस्तार लेते लेते एक उपन्यास की तरफ बढ़ती गई। और मैं ये मानता हूं कि पहले उपन्यास 500 पेजेस के होते थे। मैं ये भी मानता हूं कि कहानी से हम लघु कहानी की तरफ आए तो उपन्यास से लघु उपन्यास की तरफ आए। मैं इसको एक विकास का क्रम ही मानता हूं, क्योंकि अब लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो बहुत लंबे उपन्यास पढ़ सके। कहानी एक ही पात्र को लेकर के और उसकी अनुभूति को लिखी जाने वाली कहानी, और उपन्यास की विशेषता ये होती है कि उपन्यास में एक कथा के साथ साथ में अंतर कथाएं चलती रहती है, तब वो उपन्यास की श्रेणी में आ जाता है। बात मुख्य रूप से चलती है। और मैंने ये आज तक माना है कि कोई भी राइटर, मैंने अब तक जितने उपन्यास पढ़े, हर उपन्यास में चाहे वो राजनीतिक हो और चाहे वो सामाजिक हो, हर उपन्यास में एक अंडर करंट, एक प्रेम कथा होती है। चाहे वो यशपाल जी लिख रहे हों, चाहे जैनेन्द्र जी लिख रहे हों और चाहे प्रेमचंद जी लिख रहे हों, एक अंडर करंट प्रेम कथा हर उपन्यास का एक शर्त है, क्योंकि ये एक ऐसा मूल तत्व है जो कोई भी पाठक पढ़ना चाहता है, इसलिए वो पाठक के लिए पठनीय हो जाता है। अभिसारिका पर जब हम नजर, और मेरे को एक बात और आपको बतानी थी कि 25 नवंबर 1882 को पहला उपन्यास हिंदी का लिखा गया, और वो उपन्यास लिखा लाला श्रीनिवास दास जी ने, जो मथुरा के रहने वाले थे, और ठेठ भारतेंदु युग में एक पहला उपन्यास हिंदी का, जिसको ऑथेंटिक उपन्यास कहते हैं, वो लिखा गया जी। तो उस उपन्यास परंपरा को आगे बढ़ाते बढ़ाते वर्तमान के लेखक भी अगर लिखने लगे हिंदी, और वो हिंदी लिखे जो दक्षिण भाषी हो, तो वो एक विशेष आभूषण का काम करता है। और मैं ये मानता हूं कि हिंदी प्रदेश के लोगों से बहुत ज्यादा अच्छी और परिमार्जित हिंदी मैंने दक्षिण के लोगों को बोलते हुए देखा है। वो इसलिए
कि वो हिंदी के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं कि हमारी हिंदी में से कोई गलती न निकल जाए। तो भाषा और शिल्प के स्तर पर भी उपन्यास बहुत समृद्ध है। और शिल्प की दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये फिर कहता हूं कि कथानक ऐसा बुना जाना चाहिए कि लगे नहीं कि हम कोई कथा लिख रहे हैं। लगना ये चाहिए कि हम एक नदी में बह रहे हैं और नदी बहते चल रही है और हम भी उसी दिशा में बहते चले जा रहे हैं। पाठक को अनायास किसी और मोड़ने का प्रयत्न न हो और पाठक खुद बहता चला जाए। ये उपन्यास की विशेषता होती है या कहानी की विशेषता होती है। इस पर भी हमारी लेखिका बिल्कुल खरी उतरती है। अब आप देखिए, इस कहानी में भी मैंने बताया कि उपन्यास में अंतर कथा का होना जरूरी है। इसमें भी अंतर कथा है। एक मूल कथा चल रही है, उसमें कई पात्र जुड़ते हैं और उन पात्रों की कथाएं भी आ जाती है। अंतर कथा में सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है एक वो पात्र जो घर में दाई की तरह आई है, काम करने वाली है, उसके साथ कितनी यातनाएं से गुजरती है। वो जब बाल विधवा हो जाती है तो उसके बाल उतार दिए जाते हैं और हर माह उसके बाल उतारे जाते हैं। इस कुप्रथा को कहानी के अंदर से गढ़ करके निकाला गया है, कहीं प्रयास नहीं किया गया कि लिखा जाए। और आप देखिए कि इस तरीके से लिखा गया कि हर माह उसको अपने बाल उतरवाने पड़ते हैं और वो हर माह इस पीड़ा से गुजरती है। तो क्या मालूम है कौन सा बीज का पौधा बताया गया उसके अंदर, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। वो सर में लगाने के उसके बाद में बाल आते ही नहीं, तो वो उस बीज का प्रयोग करके और हमेशा के लिए अपने बालों को हटवा देती है और सर ढक करके रखती है। और वही महिला आगे जाकर के मूल नायिका की सबसे बड़ी सहयोगी साबित होती है। आप देखिए, ये अंतर कथा है, लेकिन अंतर कथा पीड़ा जगाती है। मूल चेतना उपन्यास की ये होती है कि आप पीड़ा को जीते कैसे हैं। और अभिसारिका, जैसा कि लेखिका ने बताया कि अभिसारिका का मतलब ये होता है कि एक नियत स्थान पर नायिका का पहुंचना नायक से मिलने के लिए, और नायिका के ये बिल्कुल भाव, अभिसारिका का अर्थ ही ये बताया गया है। और जितने उपन्यास अब तक आए हैं जिसमें नायिका अगर नायक से मिलने के लिए जाती है कहीं, तो वो अभिसारिका कहा जाता है उसको। संस्कृत के अंदर भरत मुनि ने भी यही कहा है कि अभिसारिका का अर्थ यही है कि नायिका का मिलने के लिए जाना और उसके बीच की कठिनाइयों को, उस जिजीविषा को, उस पीड़ा को, उस असमंजस को जीना, जिस असमंजस में नायिका का जाना हो रहा है। और इसमें भी नायिका है जो मिलने के लिए जाती है और मिलने के लिए जाने पर उसको जिस पीड़ा का सामना करना पड़ता है उस मिलन के बाद, उस पीड़ा को वो अनायास ही महसूस करती है, जबकि पीड़ा की सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है ये न तो वो जान पाती हैं न वो नायक कह पाता है, लेकिन वो बहुत पीड़ित होकर के लौटती हैं। और लौटने के बाद में उस नायिका का विवाह कहीं और निश्चित हो जाता है, और लेकिन फिर भी वो आंतरिक प्रेम को भुला नहीं पाती और वह यह एक तरीके से उस विवाह से मना कर देती है। और विवाह के दिन तक वो इस असमंजस में रहती है और अंतिम निर्णय तक पहुंचती है कि मुझे ये विवाह नहीं करना है। ये नारी के पहली बार ऐसा सोचना। और उसमें एक और पात्र है जो कि अंतरकथा के रूप में चलता है कि छोटे घर की, गरीब घर की लड़की है, शादी बड़े घर में हो गई है, उसका पति उसके बिल्कुल पसंद नहीं करता है, बेमेल विवाह। उस घर में
वो केवल इसी बात से खुश है कि इतना बड़ा घर है, इतने सारे लोग हैं, उनके साथ में मैं रह रही हूँ। उसको इस बात का बिल्कुल पता नहीं लगता है कि उसका पति उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता, उसके घर के लोग उसको पसंद नहीं करते, वो घर में कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जब उसको इस बात का एहसास होता है तो वो घर छोड़ के निकल जाता है। आप देखिए, ये नारी स्वतंत्रता की तरफ जाने का इशारा करती है। साथ ही साथ नायिका जब परेशान होकर लौटती है और उसके बाद में भी वह अपने प्रेम को ये मान के चलती है कि गलत नहीं हो सकता, और उसका ये विश्वास टूटता नहीं है, क्योंकि इस अभिसार के बाद, इस अभिसार मतलब इस मिलन के बाद में उनकी वापस मुलाकात नहीं होती कभी, और बहुत लंबे समय तक नहीं होती। इस दौरान विवाह की तिथि तक तय हो जाती है, लेकिन विवाह के दिन वह चुपचाप अपनी उस काम करने वाली, जिसको वो अम्मा कहती है, वो मेरे को नाम पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा, वो उनको कह करके और उनके साथ निकल जाती है घर से, उस स्थान पर जहां वो ये सोचती है ये दूसरी बार का अभिसार है। पहले अभिसार में पीड़ित हुई, दूसरे अभिसार में जब उसे खबर मिली कि वो व्यक्ति युद्ध में किसी स्थान पर चला गया और वो पकड़ा गया वहां पर और इसकी खबर तक नहीं मिली, सब लोगों ने ये सोचा कि मृत्यु हो गई है उस व्यक्ति की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बाद में पता लगा। तो एक मिनट, एक व्यवधान आ गया था तो वापस एक बार। जी कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि जब इस दूसरे अभिसार में, अभिसार का मतलब कि वो जब नायिका फिर मिलने के लिए जाती है और ये पता लगता है, उसको खबर उड़ती हुई सी मिलती है कि वो नायक जो इस पहले अभिसार के बाद में नहीं मिला, कोई पत्र नहीं, कोई संवाद नहीं, क्योंकि वो एक सेना का व्यक्ति था और वो युद्ध के दौरान कैद कर लिया गया दूसरी देश में, इसलिए उसका कोई समाचार नहीं आया और उसकी इस बात को छुपा के रखा गया कि वो व्यक्ति मर गया है, जिंदा है, इसकी कोई खबर फौज ने नहीं दी। और जब ये खबर पहुंची कि वो लौट आया है तो दूसरे अभिसार की तरफ बढ़ने का मन करता है और वो विवाह से पहले ये निर्णय लेती है कि मैं इस मजबूरी के बावजूद उस व्यक्ति के पास जाऊंगी, और वो अपने उसके साथ में निकल पड़ती है। विवाह की सारी तिथियां, सारे प्रयास के बावजूद वो वहां से निकल पड़ती है और दूसरे अभिसार के लिए जाती है। इस अभिसार नाम होने की सार्थकता यहाँ पर है कि नायिका 2 बार अभिसार के लिए जाती है, एक बार पीड़ित होकर के लौटती है, लेकिन वो अपने प्रेम को उदात्त रूप देती है। वो कहती है मैं फिर जाती हूँ, और अभिसार का अर्थ यही है कि नायिका निस्वार्थ भाव से जाती है और वो सारी तकलीफों और उन सब बातों के बावजूद कि उसके पीछे चर्चाएं क्या होगी, उसके घर में क्या माहौल रहेगा, इन सब चर्चाओं के बावजूद वो दूसरे अभिसार के लिए जाती है उतने ही तैयारी के साथ। और इसका अंत ये कि वो मिलता है या नहीं मिलता, इस बात पर कुछ पता नहीं है, लेकिन वो निकल पड़ती है अभिसार के लिए। यहां पर अभिसार समाप्त हो जाता है। अभिसारिका की यही सबसे बड़ी खूबी है कि अभिसार को चरितार्थ करते हुए अभिसार लिखा गया। उपन्यास की भावभूमि बहुत अच्छी है। उपन्यास प्रेम कथा होते हुए भी पीड़ा को प्रकट करता है, बहुत सारी अंतर कथाओं को लेकर चलता है, और वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा, ये वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा करना ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक लेखक कर सकता है, और ये आपने बहुत बखूबी किया। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम दूंगा
कि मैं बहुत बधाई देता हूँ इस उपन्यास के लिए, इसके मुद्रण के लिए। और अगर आप इसका मुख पृष्ठ, जैसा अभी सबने देखा, मुख पृष्ठ में अभिसार की पृष्ठभूमि, ऊटी जैसी नैसर्गिक जगह का वर्णन, पहाड़ी सौंदर्य, ये सब चीज़ें उस उपन्यास का एक हिस्सा होती हैं। तो मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा और पाठक को पढ़ते समय ये महसूस नहीं होता कि वह एक सामाजिक उपन्यास पढ़ रहा है या प्रेम कथा पढ़ रहा है या किसी सामाजिक परिवर्तन की बात पढ़ रहा है। वो इन सब बातों को एक साथ पढ़ता है, यही उपन्यास की खूबी होती है। मैं एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ आपको भी स्वर्ण जी और अभ्युदय को, और मैं सारे अध्यक्ष मंडल और पूरे मंच को इस बात की बधाई देता हूं कि आपने पुस्तक का लोकार्पण किया और मैं उस लोकार्पण का साक्षी हुआ। इसका मुझे बहुत प्रसन्नता और खुशी है। एक बार फिर आप सबका अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर आपने प्रेम तन्मय जी, आपने तो पूरी जो उपन्यास की जो कथा वस्तु और उसकी जो विशेषताएं हैं, जो कि हम कहें कि कलागत और भावगत, सारी चीजों को आपने बहुत सुंदर ढंग से हमारे समक्ष रख दिया है कि जिन्होंने किताब न भी पढ़ा हो वो भी इस किताब के बारे में काफी कुछ आपकी इस वक्तव्य से बहुत कुछ जान करके उनके मन में उत्कंठा होगी कि आखिर क्या है वो, क्यों है। तो ये उत्कंठा जगाने का जो एक प्रयास होता है इस तरह के वक्तव्य में, वो आपने बहुत बहुत बखूबी निभाया। तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम तन्मय जी। अभिसारिका जीवंत होकर सामने चलने लगी है इस पटल पर और शायद जूम पे भी कहीं दिख जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बहुत बहुत कहा। धन्यवाद। और मैं वास्तव में बहुत, मेरे पास शब्द नहीं है आपके आभार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज की जो हमारे विशेष मुख्य अतिथि हैं शिरीष नायक जी, शिरीष नायक जी आप थोड़ा कुछ बोलेंगे? शिरीष भाई आप सुन रहे हैं मुझे? अच्छा, शिरीष जी शायद अभी नहीं सुन पा रहे हैं, कोई बात नहीं। तो हम बुलाना चाहेंगे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि केसी मिठास जी को। केसी मिठास जी, आपका बहुत 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 स्वागत है मंच पर। काम करता हूँ, मुझे आज ये सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। स्वर्ण ज्योति ने इतना रखा, हम मेरा उसमें, मैं इस योग्य नहीं होने से आप फिर आभार नहीं, आप आशीर्वाद दें। बच्चों को आशीर्वाद तो है ही। आशीर्वाद दिया जाता है, आभार नहीं दिया जाता। विद्युत मंडली का तो आभारी मानना पड़ेगा ना, विद्युत मंडली बैठी है मेरे सामने। तो मैं इन ज्योति को 50 साल से जानता हूँ, छोटी बच्ची थी ये, जैसी जैसी ये बैठी है तब से देखा है इनको, भी जानता हूँ। हमारे पारिवारिक संबंध रहे, इनके पिताजी से बहुत ज्यादा क्लोज रहे, लेकिन इनकी रचनाएं पढ़ के मुझे इतना आनंद आता है मैं कह नहीं सकता। मैंने कई रचनाएं पढ़ी हैं इनकी, पहली कविताएं भी पढ़ता रहता हूँ, बेचती रहती है किताबें जीवन, लेकिन उनमें ये सब कहाँ से सब इतनी प्रतिभा और इतना अपने को एक्सप्रेस करने का तरीका आ गया, वो मुझे नहीं समझ में आता। क्यों, मैं तो वही रूप में छोटी बच्ची देखा था, मैं देखता हूँ। तो मैंने ये अभिसारिका पढ़ी है, 2 बार पढ़ी है मैंने, तो उसका जस्ट मैंने लिखा है, अगर आप अनुमति दें तो मैं पढ़ के सुनाऊं उसको। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। अभिसारिका एक प्रणय प्रसंग है। लेखिका ने देवकृति के निश्चल सरल प्रथम प्रणय को टेढ़े मेढ़े कटीले मार्गों से निकालकर अंतिम सोपान नायक नायिका के मिलन तक बड़ी सुंदर सरल बोधगम्य भाषा में चित्रित किया है। देवकृति रूप सौंदर्य लावण्य आकर्षण की प्रतिमूर्ति है, तो सौंदीप भी धीर गंभीर हसमुख शरीर सौष्ठव में अद्वितीय है, आकर्षक युवा है। अतः देवकृति प्रथम दृष्टया ही उसे देखकर इंदु जी
आपका म्यूट हो गया है, आपका म्यूट हो गया है, आप थोड़ा अनम्यूट करें अपने आप को। जी जी अब ठीक है, जी बोलिए। हो गया। जी हो गया जी। माने सौंदीप भी धीर गंभीर हसमुख शरीर सौष्ठव में अद्वितीय है, आकर्षक युवा है। अतः देवकृति प्रथम दृष्टया ही उसे देखकर विचलित हो जाती है। इस यात्रा में उसकी माँ का संन्यास लेना, पिता का कहानी में ऐशो आराम का जीवन गुजारना आदि घटनाएं उसे जनसेवा की ओर ले जाती हैं। पिता का एक साधन संपन्न मित्र परिवार के लड़के जैन से शादी का प्रस्ताव उसे विचलित कर देता है। तो देवकृति केन केन प्रकारेण वह संबंध न करने हेतु पिता को सहमत करा लेती है। इस बीच श्यामा द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना उसे और गहरे चिंतन में डाल देता है तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है विवाह घर वालों अथवा अन्य किसी के दबाव में करना उचित नहीं है। नीलगिरी ऊटी की पहाड़ियों का जीवन उसे सुखद लगता है। इस बीच अन्य कई पात्र उसके जीवन में आते हैं। ताई के आने पर जीवन ही बदल जाता है। तब उसे मालूम होता है कि जब वह सोनदीप को जितना गलत समझ रही थी ऐसा नहीं है। उसके जीवन का सुखद अध्याय शुरू होता है। दोनों का स्नेहातिरेक चरम पर पहुंच जाता है। वे एक दूसरे के हो जाते हैं। पूरा कथानक बहुत सरल, समृद्ध, रोचक, नए प्रतिमानों प्रयोगों के साथ आगे आगे बढ़ता है जो पाठकों को बांधे रखता है। और यही लेखन चातुर्य का कौशल है। बड़ी से बड़ी बात की ओर संकेत कर स्थिति स्पष्ट कर देती है। कथानक सुखांतक होने से बहुत ही रोचक बन गया है। ये मेरे विचार हैं इसके बारे में। और भी रचना मैंने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर लगती है। माने एक नई शैली, नया प्रतिमान प्रस्तुत करती हैं और अंत समय तक पाठक बंधा रहता है उससे, छोड़ी तभी नहीं होती। पूरा पढ़ते गए क्या होता है, आगे क्या होता है। तो मैं इन शब्दों के साथ इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, आशीर्वाद दूंगा कि ये ऐसे ही मतलब चमकते रहें साहित्य जगत में, नाम हो इनका, प्रसन्नता हमको होती है। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। बहुत 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 सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बाबूजी के बाद बस आप ही एक है जो बाबूजी के समय से आप मुझे देख रहे हैं। तो आपने आज सच में इतना अच्छा कहा कि मुझे अपने बाबूजी की ही याद आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे बाबूजी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो बहुत महान थे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जब वहाँ के इतनी विद्वत मंडलियों मुझे बुला लिया। आप क्यों ऐसा सोचते हैं कि आप गुणी जन नहीं, आप आज बैठे सामने उनके नतमस्तक हूं मैं तो उनके सामने। नहीं आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने इतने सुंदर ढंग से उस पुस्तक की बात को सामने रखा है। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हैं। और फिर आप स्वर्णा के अंकल जी हैं। आप ये सोचे कि स्वर्णा का तभी तो उस पर ये प्रभाव आया है ना। कहीं ना कहीं तो बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों के प्रभाव से ही बच्चे आगे कुछ कर पाते हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचे जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अच्छा लगा। और अब यहाँ पर शकुंतला जी राजस्थान से मौजूद हैं। शकुंतला जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? अच्छा, वो आई थी लेकिन निकल गई। शिरीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शिरीष नायक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। और आज के हमारे मुख्य अतिथि को आपने सुना, विशिष्ट अतिथि को आपने सुना। और अब बारी है हमारे आज के कार्यक्रम अध्यक्ष ओम निश्चल जी की। डॉक्टर ओम निश्चल जी, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है। आप आए और अपनी बात रखें। वरना नलिनी जी भी नहीं है और शकुंतला जी आई थी लेकिन नहीं दिख रही है। मेरी आवाज आ रही बिल्कुल है? आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। बहुत स्वागत आपका।
बहुत तो बहुत स्वागत। डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, मिठास साहब, अजय यादव साहब, श्रीश नायक जी जो हैं कहीं यहीं इसी परिदृश्य में कहीं, जी जी बिल्कुल। और संचालिका इंदु जी, और आज के केंद्र में वृत्त तो अनेक किंतु केंद्र बिंदु एक है, स्वर्ण ज्योति जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभिसारिका उपन्यास आपके हाथों से लिखा गया। कहानी बहुत ही कोमल है, जिसके लिए एक शायरी में कहा जाए तो कहा जाए कि क्या है कि ये शबनमी लहजा है, फूलों की कहानी है, तितली की जबानी है। क्या बात है। तो ये बाहर से एक प्रेम कथा जरूर मालूम होती है, लेकिन ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें प्रेम नहीं है, ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें संघर्ष नहीं है, ऐसा कोई जीवन नहीं जिसमें मूल्यों का द्वंद्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारी प्रवृत्तियां हर समय विद्यमान रहती हैं, कोई प्रबल रहती है, कोई कम प्रबल रहती है, अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। सारा वातावरण तो प्रेम के विरुद्ध है। प्रेम जो रचा जा रहा है वो उपन्यासों में है, जो जिया जा रहा है वह प्रेम नहीं है। जो जिया नहीं जा रहा है उसे उपन्यास में लेखक जीता है, एक आदर्श जीता है। हमारे समय में पुरुषोत्तम रामचरित मानस में हुआ करते हैं, उससे बाहर उतर के देखें तो सारा पुरुषोत्तम का पराग बिखरा हुआ मालूम होता है। ऐसा कोई पुरुषोत्तम नहीं मिलता जिसका पराग सर्व समावेशी हो। तो कुछ आदर्श और उच्चादर्श हम अपनी रचनाओं के लिए रखते हैं। लेखक उच्चादर्शों का बखान करता है, वो बुराइयों का दिग्दर्शक होता है, और कोई जरूरी नहीं है कि रचनाकार ने जो स्वप्न देखा है वो स्वप्न हूबहू जीवन में परिणत हो जाए। आखिर नेहरू ने जो स्वप्न देखा वो क्या परिणत हुआ? क्या गांधी ने जो स्वप्न देखा वो परिणत हुआ? क्या हमने जो खाका बनाया था जीवन का, क्या वही जिया? और अगर वही जिया तो मुक्तिबोध अंत में क्यों कहते हैं 64 में उनकी मृत्यु होती है, थोड़ी सी जिंदगी है। इतना लिखने के बाद मैंने क्या जिया या जीवन क्या जिया, रह गया देश, मर गए तुम, जो अंधेरे में एक बड़ा विधान रखने वाली आज की हमारी कविता, वो हमारे समय के यथार्थ। तो प्रेम जीवन में होना चाहिए, लेकिन मैंने कहा कि प्रेम के विरुद्ध ही सारा वातावरण है। तो हमारे भीतर वे चीजें, वे मूल्य क्यों तिरोहित होते जा रहे हैं, जिसके बारे में हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। हम प्रेम करते हैं तो बहुत अच्छा होता है, सारे देवता आंख मूंद लें, हम निर्द्वंद्व इस असार संसार में विचरण करते रहें, हम कुछ भी करें बुरा भला, उस पर किसी की दृष्टि न जाए, आत्मालोचन के दायरे में ना आए। लेकिन दूसरा कोई वही काम करता है तो हम उस पर आलोचना करते हैं, उस पर उंगली उठाते हैं। ये हमारी पुरुष प्रवृत्ति है। पुरुष माने स्त्री पुरुष दोनों, कि संस्कृत में पुरुष माने पुरुष नहीं होता। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृत आधार्यते, तो वहां भी पुरुषम है। तो ये स्त्री पुरुष की प्रवृत्ति होती है। एक स्त्री दूसरी स्त्री को पसंद नहीं करती है। यहाँ तो अभी मैं विशेषताएं देख रहा हूं कि हो रही हैं सब, वरना मोहिन नारी नारी कर रूपा, तुलसी ने बता दिया। कितना भी बानक रचिए, जरा थोड़ा सा विचलन करके आप किसी की तारीफ कर दीजिए तो वो भवन में बैठ जाएंगे। तो और पुरुष प्रवृत्ति भी ऐसा, हमारा लेखक संसार भी ऐसा है कि कोई महत्वपूर्ण घटना लेखन की दुनिया में घटी है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता। नहीं ऐसा नहीं हुआ है, अरे नहीं भाई उसे अवार्ड मिलने वाला है, अच्छा अवार्ड, ओ कोई जोड़ तोड़ होगा, ऐसे तो मिल ही नहीं सकता, साहित्य अकादमी सवाल ही नहीं उठता। इसका अर्थ यह है कि हमने अभी सच को स्वीकार करना नहीं सीखा है, दूसरों को स्वीकार करना नहीं सीखा है, मूल्यों को स्वीकार करना नहीं सीखा है, और अपनी बुराइयों को भी स्वीकार करना नहीं सीखा है। तो ऐसे अनादर्श समय में जब कोई लेखक स्वर्ण ज्योति जैसा लिखता है
तो हम ये देखते हैं कि वह लिख तो रहा है उपन्यास, या उपन्यास की यात्रा से उसका जुड़ाव है कोई। जैसे राजेश जोशी हमारे समय के बड़े कवि हैं, अभी उनका एक संग्रह आया उल्लंघन, उसमें एक कविता है कि हर कविता, हर नई कविता पिछली कविता का पुनश्य है, यानी कभी भी खत्म होती नहीं कविता, जैसा हम विभूत कहते हैं। देखिए कैसा सातत्य है। तो उपन्यास की जो यात्रा है, कथा की यात्रा है, आख्यायिका की यात्रा है, उसमें स्वर्णज्योति जी हो या कोई भी नया लेखक हो, क्या नया देने जा रहा है, क्योंकि गंगा में बहुत सारा पानी बह गया है। और इसलिए कहानी में नया क्या है, उसके ढांचे में, उसके भौतिक ढांचे में, उसकी भाषा में, उसकी किस्सा गोई में, प्राण तत्व क्या है, वे बिंदु क्या है जिस बिंदु पर हम उपन्यास को जीवन के समानांतर रखकर देखते हैं। फर्ज करें कि हम उपन्यास के नहीं किन्हीं पात्रों में तब्दील हो जाएं। मैंने कहा भी है, जैसे एवं तुझको कहते हैं कि हर कविता एक कवि की आत्मकथा होती है, बाकी सारी चीजें फुटनोट होती, यानी कविता इतनी सूक्ष्म विधा है, उसमें किसी कवि का आत्म कैसे आ सकता है, और झीना झीना सा आएगा, बहुत झीना। लेकिन आख्यायिका में पूरी मदद मिलती है, जो डिटेलिंग होती है, उसमें किसी न किसी पात्र में लेखक रमा हुआ होता है। और स्वर्णज्योति जी जब इसके बारे में कह रही थी तो जरूर उनके भीतर ऐसे मूल्यों का द्वंद्व है। ये केवल साधारण प्रेम कथा नहीं है, ऐसी प्रेम कथाएं तो हजारों लिखी जा सकती हैं। यह सुरक्षित प्रेम कथा भी नहीं है, तो फिर है क्या ये पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का द्वंद्व है। मूल्य टकराते हैं। सीधी राह पर चलने की जो रेखा सदियों से स्त्री को, लड़की को समझाई जाती रही है, यहां पर जो स्त्री चरित्र है, देवकृति नायिका, वो है, वो नहीं है जो रूठ कर पति से, सुधांशु पांडे कैप्टन साहब से रूठ कर वो अपने गुरु के आश्रम में चली गई है। ये है लो अपनी लकुटी कमरिया। वो तो अभिसारिका जो है, और ये उसकी जो लड़की वो भी है के पास अपनी नवा संस्करण, और तब वो जो निर्णय लेती है, वो अपने बाप को भी झुका लेती है, वो ताई को भी मना लेती है, सारी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह प्रेम कथा एक अर्थ में है, लेकिन ये मूल्यों के द्वंद्व की कथा भी है। रही बात किसी भी किस्सा गोई की संरचना हम कैसे करें जो रोचक हो, जीवन की तरह रोचक हो, जीवन के उतार चढ़ावों की तरह उसमें उच्चावयों हो। इसे पढ़ते हुए कई बार मुझे, कुछ बरस पहले पढ़ी गई उषा प्रेमवदा का की एक कहानी, यानी एक उपन्यासिका या उपन्यास कह लें, भया कबीर उदास, उसकी भाषा टकराती। अभी अभी उनका उपन्यास नदी खत्म किया है मैंने, उसमें भी नदी एक स्त्री का रूपक है, बहती है ढलानों की ओर, लेकिन कहीं भी उसके ढलने को, उसके नीचे किसी कारण बस गिरने को, उसका चारित्रिक पतन नहीं दिखाया है लेखिका ने। वो समय से समझौता करती है, लेकिन अपने नाकारा पति को उसका परित्याग करती और वहां समझौते करती है जहां समझौते करने से कोई मूल्य उज्जवल शुभ्र नीलमणि की तरह चमकता हुआ दिखाई देता है। वहां भी उसका जो बेटा है एक नए मूल्य का वाहक बनकर प्रकट होता है, किसी प्रेमी द्वारा पैदा किया गया है, वो पति की संतान नहीं है, कहीं और पल रहा होता है। बहरहाल मूल्यों की ये जो टकराव हैं ये होते रहते हैं, और संसार इन्हीं विचित्रताओं का नाम है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि भाषा इसलिए सुंदर है कि ऊटी सुंदर है। ऊटी सुंदर है क्योंकि लेखिका ने उसको एक कविता की तरह रचना चाहा है,
मैं हूबहू तो ये नहीं कह सकता हूं कि उषा प्रेमवदा इनके रूप में उतर आई है, पर इनको चाहिए कि ऐसी लेखिकाओं को पढ़ना चाहिए जो वहां मेपल की पत्तियों से लेकर उस पूरे यूरोपीय सौंदर्य को या अमेरिकी सौंदर्य को अपने उपन्यासों में रखती हैं और उसके साथ वो भारतीय परिवेश को मिलाती हैं, चूंकि प्रवासी लेखिका हो गई हैं, और एक ऐसा लोकेल बुनती हैं कि आप उसके आकर्षण में बंद बिध जाएं। तो यहां पर सीधी सादी सी रेखा वही है कि एक तरफ कैप्टन सुधांशु पांडे हैं, उनका विवाह होता है, वे वैभवशाली, और यहाँ पर एक और मूल्य है कि एक तरफ वैभव है, दूसरी तरफ सादगी है। वैभव और सादगी का द्वंद्व भी है। उस महल में जहां पर सारा वैभव है, लेकिन फिर भी अंततः पत्नी अस्वीकृति का शिकार होकर लौट आती है। हम थे उदासियां थी, खामोश गुलमोहर था, हम दर्द भी न गाते तो क्या बयान करते। अंततः उसका जीवन एक दुख का प्रतीक है, अलगाव का प्रतीक है, और उस वैभव को त्याग करके जिस वैभव का नाम कहानी रखा गया, क्या ही अच्छा होता कि कहानी में भी कुछ कहानी जैसा घटित होता। लेकिन कहानी नाम बहुत अच्छा है, इसको बहुत दूसरे अर्थों में, रूपकों में इसको विन्यस्त किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि कैप्टन की जो संतान है वह अपने तरीके से एक रिबेल, एक अपनी स्वतंत्र चेता स्त्री के दायित्व का वहन करती है। वो स्कूल खोलती है, वो सुधार करना चाहती है, वो सपने देखती है, वो सारे सुरक्षात्मक बाड़े तोड़कर निकल आना चाहती है जो उसके पिता ने सीमाएं बनाई हैं, इससे शादी करनी है, इससे नहीं करनी है, लेकिन उसे वही करना जो वो चाहती है। वो जयंत से नहीं, वो सोनदीप से शादी करना चाहती है। और सोनदीप अगर कहीं युद्धबंदी होकर अदृश्य है और उसके बारे में सूचनाएं नहीं मिलती तो परेशान भी होती है। हर स्त्री परेशान होगी। कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्र नहीं, पता नहीं सोशल मीडिया का युग था, मोबाइल युग था भी कि नहीं था, जैसा भी था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि उसके मिलने में बाधा है। ये कोई वैसा युग था, किसी पुरा काल में स्वर्णज्योत ने छलांग लगाई, और उसी लिहाज से हम इसे देखें। लेकिन अंततः वो अपने हृदय पर उस कैप्टन सोनदीप को बसाना चाहती है, और आप देखें कि सारी स्थितियां फिर अनुकूल भी होती हैं। पिता भी मान जाते हैं, ताई भी मान जाती हैं, और एक ऐसा जैसे सारी कुदरत को वो झुका लेती है। तो हमारे यहाँ फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि लेने से ताजो तख्त मिलता है, मांगे से भीख तक नहीं मिलती। तो ये चीजें मैं इस रूप में देखता हूँ। हालांकि जिस अंडर करंट की बात डॉक्टर प्रेम तन्मय जी ने की थी, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कहा, और उन्हें उपन्यास और कहानी के ढांचे पर भी बात की। लंबी कहानी का फैशन चल रहा है, जैसे कभी लंबी कविताओं का फैशन चला, मुक्तिबोध की कविता के बाद लंबी कविता का रचना विधान और बहुत सारे ऐसे आयोजन किए गए। बहुत सारे जो लंबी कविता को साध नहीं सकते थे, ऐसे बहुत सारे औसत लोग भी लंबी कविता पर हाथ आजमाने के लिए आगे आए। लंबी कविता का आंदोलन तो विफल हुआ, कुछ लंबी कविताएं जरूर याद रह गईं। इस तरह उपन्यास चले, अनुपन्यास चले। कृष्ण बलदेव वैद, लघु उपन्यास या उपन्यासिका लिखने का समय आज भी है, और बल्कि ये सच कहा कि बहुत प्रफुल्लकाय उपन्यास लिखने का समय तो नहीं है, पर अभी भी लिखे जा रहे हैं। अभी भी जयशंकर प्रसाद पर 700 का पेज उपन्यास काया है, जो कि बनारस के एक पत्रकार ने लिखी। या अभी रघुवीर साहब पर पूरी आत्मकथा औपन्यासिक, वो लगभग 500 पेज की आई है। तो यद्यपि समय नहीं है, हमारे यहाँ शंभुनाथ सिंह जी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, वो कहते हैं कि लिखने कहने को हैं कहानियां कितनी, लिखने को हैं चुनौतियां कितनी, सुनने वाला ही नहीं कोई है, पास किसके हैं छुट्टियां इतनी। अब यह कि पढ़ने वाला कोई नहीं, सच है। आज 200, 100, 150 पुस्तकों के संस्करण हो रहे हैं,
जबकि गुनाहों का देवता जैसी प्रेम कथा, जिसका 91वां संस्करण ज्ञानपीठ छाप रहा है, बहुत सारे उपन्यास और उपन्यासों का एक स्वर्ण युग था, वो चला गया। उस रूप में उतनी तादाद में न तो उपन्यास छप रहे हैं, न वो दौर पाठकों का है जो स्वर्ण काल था, जो हमारे भीतर उपन्यास की मूर्ति बसी हुई है। शेखर एक जीवनी, झूठा सच, कटरा बियारजू, क्या शैलियां थी। कटरा बियारजू कहते ही राही मासूम रजा की छवि खड़ी हो जाती थी। तो ये जो किस्सा गोई, इसमें कोई शक नहीं है कि इस उपन्यास के खंड खंड जब मुझे मिले और मुझे कहा गया कुछ लिखिए, तो मैं बड़ा संकोची था। मैं उपन्यासों में प्राय नहीं लिखता हूँ, मैं कविताओं का ही समीक्षक, पाठक, रसज्ञ हूँ। लेकिन मुझे लगा कि फिर एक साथ भेजे तो ज्यादा ठीक है, नहीं जितना पढ़ूंगा भूल जाऊंगा। तो इन्होंने भेजा तो मैंने देखा कि उपन्यास पठनीय है, उपन्यास का ढांचा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लोकेल बुना है इन्होंने, उसमें किस्सा गोई है और करेक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा है। शायद पहला प्रयास है, पर मुझे लगा कि इस प्रयास को और थोड़ा मांझ दिया जाता तो ये और क्लासिक उपन्यास बन सकता था। भाषा पांडिचेरी में होने के बाद, इनकी भाषा तो हिंदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनके बोलने में तो खैर बहुत ही सुघर वाचिक विन्यास है, लेकिन इनके लिखने में भी बहुत ही सहज हिंदी का विन्यास दिखता है। और ये चाहें तो चूंकि भीतर से कवयित्री हैं, और मैं जरूर कथा लेखकों को कहता हूं कि अगर वे अच्छी कहानियां लिखना चाहते हैं तो कभी केदारनाथ सिंह को पढ़ लें या कोर नारायण को पढ़ लें। तो क्या है कि आपके पास जो कविता की मितभाषिता है, वो कला आप में आ जाएगी। यानी कहानी में भी ऐसा नहीं कि डिटेलिंग है तो आप जो कुछ है वो कहते चले जा रहे हैं। आफ्टर जैनेन्द्र कुमार को उपन्यास देखें, बड़े लेखकों को उपन्यास देखें, तो शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, तो उसकी अपनी पूरी व्यवस्था है। ये एक लाइन भी फालतू लिखने के अभ्यासी नहीं थे, इसलिए वो कहते हैं कि कम लिखो, जब तक अनिवार्य न हो मत लिखो, और लिखने के पहले सोचो कि जिस कागज पर तुम लिखने जा रहे हो वो किसी पेड़ की बलि है। जैसा मारिया बीने कहती है पेड़ और कविता में, स्वीडी कवित्री, कि कभी लिख रहा होता है लेकिन वो एक क्षण ऐसा आता विचलित होता है कि कि कागज को बनाने के लिए पेड़ को गिराया जाता है। इस बिंदु पर सोचता हुआ वो बहुत उदास हो जाता है। आज की तारीख में नहीं, आज तो कागज खर्च नहीं होता, हम पूरा उपन्यास लिख सकते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, किंडल है और बहुत सारे संस्करण है, कागज नहीं खर्च होना है। वो दौर था जब मायाकोस्की कहा करता था कवियों के पास हवाई जहाज होना चाहिए, तुरंत कविता लिखे और फेंक दे पूरे विश्व में, फैल जाए। आज अगर मायाकोस्की होता बहुत खुश होता कि आज तो करने की जरूरत नहीं, यहां से कागज फाड़िए, अमेरिका में सुनाई देता है, यहां से पूरे विश्व से हम संवाद कर रहे हैं, और हमें रोने कलपने की जरूरत नहीं होती, अपनी माँ को देख लेते हैं और रोना स्थगित कर देते हैं। व्हाट्सएप से सब संभव है। तो ये जो नई दुनिया बन रही है, उस नई दुनिया में भी जो बहुत भौतिक है, बहुत पूंजीवादी है, जहां पूंजी तो बहुत है लेकिन प्यार की पूंजी कम है, लोग निर्धन हो रहे हैं मूल्यों की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से आक्रामक हो रहे हैं, जाति हिंसा है, धार्मिक हिंसा है, नस्ली हिंसा है, ये तमाम तरह की ईर्ष्याओं का एक समुच्चय हमारे मन में है। लेकिन हम उसी में बेहतर मानव की तलाश कर रहे हैं। कहाँ है वो अंकुर जिसे पूरी हवा, पूरी आबो हवा, पूरा एक व्याकरणिक विन्यास चाहिए उसे एक समूचा सुगठित वाक्य बनाने के लिए। तो ये जो है लेखक का कृतित्व, जिसमें अभिसारिका निश्चित रूप से बहुत अच्छा पद है। जब मैं संस्कृत का विद्यार्थी हुआ करता था तो अभिसारिका एक ऐसा पद था कि जिसे पूछना पड़ता था। लेकिन ये सारे पद छायावादी तरीके वाले, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, वो अब पुलिन पर आती नहीं, वो प्रियतमा का दौर था, इस तरह की कविताओं का दौर था। और ये एक छायावादी मन था, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना मन।
प्रेम कथाएं बहुत लिखी गई हैं। यह भी हिमांशु जोशी का छाया मत छू नामन होगा तो तू नामन, बहुत सारी छोटी छोटी प्रेम कथाएं। और प्रेम कथाओं में बहुत अच्छी बात है कि इधर लोगों का रुझान बढ़ रहा है, मूल्यों के द्वंद्व को लोग पकड़ रहे हैं। लेखकों का यही कार्य है कि जिस समय खाप पंचायत और दुनिया भर की पंचायतें सक्रिय हैं, मनुष्य विरोधी शक्तियां सक्रिय हैं, यानी पूरे विश्व में आप देखिए कि क्या माहौल है, उस माहौल में भी वो अपने मूल्यों को उपन्यासों के जरिए पुनर्जीवित करता है। तो कुल मिलाकर मुझे पहले भी और अब भी पहला उपन्यास होने के बावजूद दक्षिण भारत की एक लेखिका द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा उपन्यास लगा है। और इसमें कोई शक नहीं कि कहीं भी इसमें दक्षिण भारतीय होने की जो भाषाई विचलन है वो यहाँ पर नजर नहीं आता है, उसके प्रवाह में कहीं बाधा नहीं पड़ती है, जिसके बारे में पहले ही कहा गया कि लोग बहुत अच्छी हिंदी लिख रहे हैं। और इसमें स्वयं के वर्ण की जो स्वतंत्रता स्त्री को दी है वो आज की बिल्कुल आज की सच्चाई है। बल्कि ये न कहा गया होता तो लगता कि लेखिका वहां कमजोरी बरत रही। तो और रहन सहन में विलासिता के बदले सादगी, तो कुल मिलाकर ये उपन्यास अपने मकसद में कामयाब दिखता है। मैं जरूर चाहूंगा कि वे कहानियां भी लिख चुकी हैं, उन्हें और अच्छी कहानियां लिखने की कोशिश करनी चाहिए, जीवन की पेचीदा जटिलताओं में जाना चाहिए, जीवन के मनोविज्ञान जो उलझे हुए हैं, जो जैसा दिखता वैसा नहीं है, मतलब कहे कथनी और करनी में जो बहुत अंतर है, चेहरे और चेहरे के भीतर का जो भूमंडल है, जो भूगर्भीय हलचलें हैं हमारे स्वभावों की, आंतरिक हलचलें, उनमें कितना अंतर है। जीवन और कर्म का जो फासला है उसको कहानियों में पकड़ना चाहिए, उपन्यासों में पकड़ना चाहिए। जीवन का जो है वो उसको उस तरीके से व्यंजित करना चाहिए। और चाहिए कि अब अगला कोई उपन्यास किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि पर वे उठाएं और रम के रचें। अगर ये 125 पेज का उपन्यास है, 130 पेज का, तो कम से कम 250 पेज की पूरी परिरेखम जिसमें जीवन व्यंजित हो। बहुत बहुत सही बात, एक तरफ उपन्यास, दूसरी सुंदर। तरफ हमारा जीवन, जिसे लेकिन बड़े उपन्यासों को आजकल मतलब निश्चित ही, लेकिन छोटे तो मैं ये उपन्यास चाहूंगा, मैं बड़ी सराहना करता हूं, पर मैं इस उम्मीद से, इसलिए अगर इस लेखिका के पास भाषा नहीं होती तो मैं यही छोड़ देता कि जाइए, यही आपकी पूंजी है, इसे खाइए कमाइए, भाषा तो बहुत है, लेकिन जी जी, भाषा समय नहीं बहुत, लोगों के पास, कविताएं भी लिखती हैं। जी जी बिल्कुल, तो क्योंकि एक पूरे साहस की भारत अगली में जो घूमा छाल है हो। इन्होंने। जी जी, क्या करें इंदु जी? मैंने कहा पूरे भारत में भ्रमण किया है इन्होंने। हाँ, ये भ्रमणकारी शक्ति है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिल्कुल। ऐसे ही भ्रमण के दौरान आगरा में मुलाकात मेरी हुई थी, जी तभी मैंने जी जाना जी, कि इनके बहुत भीतर सुंदर, एक उच्छल जलधि तरंग है। जी बिल्कुल, बहुत उच्छल सुंदर, जलधि बहुत तरंग बहुत सबके बढ़िया, भीतर नहीं होता, जिसके भीतर बहुत तरंग है बढ़िया, वही बहुत लिखेगा। बहुत अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर। बहुत आभार। बहुत ज्यादा समय हो गया है, लेकिन मैं सच बताऊं, जिसको विद्या कसम कह के हम बचपन में प्रामाणिक बनाते आए हैं, कि इनके भीतर वाकई एक बेचैन किस्सा गो है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। इनकी कविताओं में तो जरूर अभी कुछ गुंजाइश दिखती है, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह परिपक्व है। जी एक जी, बड़ा खाका बनाकर ठहर के लिखना चाहिए कि एक एक पद रिपोर्टाज का अंग लगे, कथा रिपोर्टाज का अंग लगे। बहुत सही, बहुत 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 सुंदर धन्यवाद, बात, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत बहुत सही बात आपने कही। इसको और मतलब मैंने भी इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो आपकी बात थी, मुझे भी लगा कि जो कथानक है इनके पास, उस कथानक को अगर और थोड़ा विस्तार दिया जाता तो थोड़ी अस्पष्टता और आती। कहीं ना कहीं अस्पष्टता की कमी दिखती है। और आप लोगों ने सबसे पहले तो आपने इतनी सुंदर उसकी समीक्षा की है,
और एक समीक्षक का जो मुझे दिखता है, जो कर्तव्य, जो मैंने शुरू में ही कहा था, आपने दोनों चीजों को बखूबी रख दिया कि जो एक इसका उज्जवल पक्ष था और कहीं जो छोटी मोटी जो त्रुटियां थी, जिसकी हमेशा जरूरत होती है हमें, क्योंकि कोई भी रचनाकार को अगर वो चीज पता चलती है तो निश्चित ही अगली बार वो कदम सही उठता है। तो आपने उस चीज को रखा है, तो बहुत बहुत आपका साधुवाद ओम निश्चल जी। और मैं भूल गई थी कि मैं इसमें एक वक्ता हूँ और स्वर्णा जी मुझे सुनना चाहती हैं। समय बहुत हो गया जी जरूर, जी। आप सुनिए, आपको जरूर सुनना चाहूंगी इंदु जी। मैं जी तो आप सबकी बात सुनने के बाद कथानक आपने सबने बता दिया, मैं अपनी बात को जल्दी रखना चाहूंगी। तो मैं कहना ये चाहूंगी कि राजा रानी की कहानियों का वक्त तो रहा नहीं है। अब इस तार्किक युग में कसौटी पर खड़े उतरना है तो वो पात्र चाहिए जो राम की तरह सिर्फ आदर्शवादी ना हो, बल्कि जो समाज का यथार्थ हो। कल्पना की तितलियां उड़ाकर कोई कहीं बादलों के पार ना ले जाए, वो संतुष्ट नहीं करती आज के बौद्धिक मनुष्य को। और स्वर्णा जी ने इसमें जिन भी पात्रों को लिया है, मैं अपनी दृष्टि की बात करूंगी, आप लोगों की दृष्टि उससे थोड़ी शायद भिन्न होगी, लेकिन अपनी दृष्टि की बात करूंगी तो यहाँ का जो पुरुष पात्र है, मैं पहले उसकी बात अगर करूं, सुधांशु की अगर मैं बात करूं, तो एक वक्तव्य पर आप सभी वक्ताओं का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगी। पृष्ठ संख्या 36 पर सुधांशु की बहू ऐसा दिया थी जिसकी जगमग से सारे घर में उजाला था। वर्ष में 1 या 2 बार सुधांशु घाटी में आता, परंतु नाना कार्य समाप्त करते करते जब वह कैप्टन के पास पहुंचती तो अबेर हो गई होती और कैप्टन खींच उठता, कह उठता, हद है, 1-2 बार तो घर आता हूं, परंतु तुम्हें बड़े बूढ़ों से इतना अधिक प्यार है तो रात भी वहीं बिता लिया करो। हर समय क्या होता है कि हम स्त्री को बचा लेते हैं, पुरुष को दोषी ठहरा देते हैं, लेकिन क्या ये पंक्तियां यहाँ पर सुधांशु को दोषी ठहरा सकती हैं? क्या सुधांशु जो कभी कभी साल महीने में 2 बार 1 बार आता था, वो साल में 1-2 बार आने लगा, तो क्या सुधांशु गलत था? क्या उसने अपनी पत्नी को वो तवज्जो नहीं दी तो क्या उसकी गलती थी? उसकी पत्नी ने उसे तवज्जो दी, वो गरीब घर की थी, कोई बात नहीं, बड़े पैसे वाले घर में आई थी, कोई बात नहीं, वहां उसका बहुत मान हुआ, वो जगमग ज्योत की तरह उस घर में जल रही थी, दिए की तरह सब पसंद कर रहे थे, मालकिन बनी फिरती थी। लेकिन क्या उसको अपना पति धर्म याद था? पत्नी धर्म, उसको अपना पत्नी धर्म याद ही नहीं था। आज सुधांशु पर उंगली उठाने के पहले ये सोचना बहुत जरूरी है, और अंत में भी जब वो छोड़ के जाती है, वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर वो कलह करती है, झगड़े फसाद के कारण वो जाती है, वो कोई संन्यास लेने नहीं जाती है। और झगड़े फसाद में यहाँ पर उसका इतना सुंदर, उसके करेक्ट एक औरत भी अपनी सोच से, वो जो एक आम औरत है जो माँ के घर में जाकर अपने भाभी से भी झगड़ा कर रही है, वापस वो भाभी से लड़कर अपने पति के घर में वापस आ जाती है, तो वहां भी वो झगड़ा ही कर रही है। एक जिस पति को उसने पति का वो दर्जा ही नहीं दिया, वो अगर उच्च श्रृंखल हो गया है, वो अगर कुछ कर रहा है, उसमें अगर आप अपनी नकेल घुसेड़ रहे हैं तो आप कैसे सही हो जाते हैं? और उसके बाद देखिए, मैं कहूंगी सुधांशु के चरित्र की आप सिर्फ काला पक्ष नहीं देख सकते, उज्जवल पक्ष देखना पड़ेगा। वो छोड़कर चली जाती है तो क्या वो बेटी को घर से निकाल देता है? वो उस बेटी को वो सारा सम्मान देता है, वो सारा प्यार देता है जो देना चाहिए, जो उसकी माँ नहीं दे पाई। उसकी माँ अपनी बेटी को संस्कार दे पाई, बेटी के सामने वो लड़ती थी तो बेटी ने क्या सीखा? गाली गलौज सीखी। पिता ने उसको सही संस्कार दिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें जरूरी होती है जो कि हम नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन मैं इस बारे में कहूंगी कि स्वर्णा ने कहीं भी परहेज नहीं किया है इसकी माँ की गलतियों पर, और वो कोई संन्यास भी नहीं ली थी, वो तो बचने का एक रास्ता ढूंढ के चली गई थी। मैं तो कहूंगी ये कोई वो बात नहीं है जो आप कहते हैं कि वो स्वतंत्रता की बात है, घर छोड़ने की, लेकिन कहाँ वो सही थी? वहां भी तो वो छोड़ के चुपके से पत्र देकर चली जाती है। थी हिम्मत तो डंका बजा के जाती, थी हिम्मत तो ये बोल के जाती कि ये गलत है, मैं नहीं स्वीकार करती तुम्हारी इस बात को। थी हिम्मत तो पहले ही जब उसने अपने माँ के घर भेजा तो बोलती मैं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारे माता पिता नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन
उस औरत में हिम्मत नाम की चीज ही नहीं थी, उस औरत में समझ नाम की चीज नहीं थी। वही मैंने कहा इंदु जी कि जो मनोविज्ञान की पेचीदा गुत्थियां हैं, आप जब जाएंगी नहीं, जी एक चीज के सकारात्मक पहलू भी होते हैं, नकारात्मक पहलू भी होते हैं। जी निश्चित रूप बिल्कुल से जब आप सुधांशु को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, जी, तो छोड़ने वाली सारी स्थितियों का पूरा बयान होना चाहिए। बयान होना था। लेकिन सुधांशु यहाँ पर कटघरे में नहीं है, कटघरे में तो यहाँ पर सुधांशु की बहू है। तो और वो चिढ़ जाती थी जब ये बात कहता था, परंतु शुभदा समाधान से बात करने की बजाय चिढ़ जाती, नहीं, तो फिर संवाद होना दोनों में चाहिए। ठन जाती। देखिए, अब अगर रोज ये रोज जब ठनेगी आप ये तो देखिए पति कि क्या करेगा? अगर आपने शालमली पढ़ा हो, नासरा जी, शर्मा का शालमली, अंत तक शालमली तो वो नहीं पढ़ा, गांधी की बाकी तरह, जितने किताबों के आपने नाम लिए वो सारे पढ़े थे। गांधी की तरह शालमली जो है अपने पति को सुधारने का प्रयास करती है, जबकि लोग कहते हैं तलाक ले लो। नासरा जी शर्मा का बेहतरीन उपन्यास है। बिल्कुल, तो होना ये था। अच्छा, जहां तक उसकी बेटी का सवाल है, उसकी बेटी पर आप लोगों ने सबने काफी चर्चा की है और उसकी कहानियां भी आपने काफी बताई है। लेकिन अगर मैं आगे की बात करूं, ये तो सुधांशु की बात थी। मेरी दृष्टि में इसने एकदम जो पात्र जैसे होते हैं उसको बिल्कुल वैसे ही उभारा। कहीं उसमें कोई आदर्शवाद, कहीं उसमें कोई दिखावा, कहीं उसमें उसने कुछ नहीं लिखा। कहानी उस घर का नाम था, एक तो बहुत सुंदर नाम कहानी दिया उस घर को, तो वो कहानी की तरह ही वो घर था। वो सारी विलासिताओं के बाद, सारी उच्च श्रृंखलताओं के बाद भी अपनी बेटी को जो उसने संस्कार दिए थे, और आज बेटी की वो हर बात मानता भी है। ठीक है, हर पिता चाहता है कि उसकी बेटी सुख से रहे, अच्छे घर में जाए, तो वो कोई गलती नहीं थी। और वो एक उस समय की एक परंपरा भी थी, आज की बात अलग होती है। लेकिन मेरा जो एक इसमें मूल जो कहना ये था कि सदियों से स्त्री और पुरुष पर गाथाएं लिखी जाती रही हैं, कविताएं गढ़ी जाती रही हैं, और हर जो ग्रंथ है ना प्रेम रस से आप्लावित है, जैसा कि आप लोगों ने कहा। मनु और श्रद्धा की जो यात्रा है, इसी गाथा का प्रथम चरण है, और यात्रा का समापन अंतिम चरण भी। पर इसके बीच जो मुझे बीज जो दिखते हैं, वो मैं उसकी बात करना चाहूंगी, जो एक प्रश्न मेरे मन में आता है। पर आखिर ऐसा क्या है जो आज तक खोज का विषय ही बनता रहा? एक दूसरे को न समझ पाने की विवशता ऋषि मुनि भी प्रकट करते रहे हैं, और ये संबंध अपने में कितने राज छुपाए आज भी कहीं ना कहीं मर्माहत होता है। आखिर क्यों है? सभ्य समाज की बात करूं तो बेहतर है, जहां हर रिश्ते को एक नाम दिया जाता है, एक पहचान बनाई गई, उसके आधार पर स्त्री पुरुष पितामह से लेकर पौत्री बने। और लेकिन सामान्य शब्दों में कहूं तो स्त्री पुरुष पति पत्नी के साथ पिता पुत्री भाई बहन और सहपाठी के रूप में भी सभ्य समाज की नींव बन गए हैं। लेकिन इन सारे ढेरों रिश्तों के साथ समाज में ये सारे रिश्ते एकजुटता के लिए बने, सभी पवित्र और संस्कारित रिश्ते, या वो माता पिता के हों या भाई बहन के हों। और उसमें खास बात यह है कि हम अपनी माँ को तो माँ मानते ही हैं, लेकिन आस पड़ोस की माँओं को भी माँ मान लेते हैं और उतना ही सम्मान देते हैं। भाई बहन भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो शरीर मन और तन, मैं बोलूं मन तन और धन तीनों से बनता है, और उस पर उसको हम लोग सबसे जो कहते हैं मुख्य बात जो बोलती हूँ, स्त्री पुरुष का जो रिश्ता है वो शरीर से सीधा संबंध, और उसके बाद मन से धन तक की यात्रा करता हुआ अनंत जीवन की यात्रा करता है हमारे संस्कारों में। अगर भारतीय संस्कार की बात करें तो हम 7 जन्मों की बात करते हैं, पति पत्नी के संबंधों की बात करते हैं, किंतु इसमें चुनने की स्वतंत्रता भी है। लेकिन बाद में जो बाध्यता हो जाती है एक ही से जुड़े रहने की, तो वहां क्यों नहीं स्वीकृति होती अनेकों से? ये भी एक सवाल है। और इस सवाल को अगर खोजते हैं तो जहां पुरुष की उच्च श्रृंखलता की बात मान्य होती है, मैं अगर अंतर्मन को अपना टटोलती हूँ, खंगालना चाहती हूँ, तो सारे सामाजिक रिश्तों में इस शरीर पर अधिकार का रिश्ता करार दिया जाता है पति पत्नी का, जहां जीवन भर के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाते हो, और यही समर्पण, यही गहरा रिश्ता कहीं ना कहीं जीवन भर साथ रहने की आधारशिला बनता है, हर अच्छाई और बुराई को स्वीकार करते हुए। इसीलिए माता पिता बड़ी गहन खोज के साथ गठबंधन करते हैं, और उसमें नैतिकता का समावेश जो होना है वही इस रिश्ते की खूबसूरती है। लेकिन यही रिश्ता जिसमें ईमानदारी की आवश्यकता है, क्यों टूटता है? ये सोचने की बात है। और एक के प्रति यह समर्पण जब किसी दूसरे के प्रति हो जाता है, तब वह सहन नहीं होता है। और मैं कहूं कि यही एक खास बात है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी लेकिन बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो ये नैसर्गिक प्रेम जो है देह के साथ मन की गहराइयों में
इतने अंदर तक प्रवेश पा लेता है कि वहां बस एक ही पंक्ति रह जाती है कहने के लिए कि प्रेम गली अति साकड़ी जामे दो न समाए। तो बात कहाँ आती है? बात समर्पण से अहंकार की आती है, बात संस्कार से मन की उच्छृंखलता की आती है, बात संयम से असंयमित जीवन यापन की आती है, और बात सतर्कता से लापरवाही की ओर आती है। और ये जो पांचों चीजें हैं, ये पांचों चीजें इस अभिसारिका में हमें मिल जाती है, जहाँ पुरुष का अहंकार भी है, समर्पण है तो, मन की उच्छृंखलता भी है अगर संस्कार है तो, और संयमित जीवन के साथ असंयम जीवन भी है। तो हम सारे रिश्तों को तो स्वीकार लेते हैं, लेकिन इस रिश्ते में जिस विश्वास की हम डोर बांधना चाहते हैं, वो जब कहीं टूटता है ना, तो मन टूटता है। चाहे इसकी नायिका कैसी भी रही हो, लेकिन चाहे वो पत्नी थी या बेटी थी, दोनों में जब विश्वास की डोर हल्की सी टूटती है, तो उसके बाद जो कदम उठाए जाते हैं, और जब वो विश्वास की डोर कहीं छूटती सी पकड़ में आती है, तो जो कदम उठाए जाते हैं, उन सबको बखूबी इसमें रखा है। तो मैं कहूंगी कि ये बहुत ज्यादा यथार्थवादी उपन्यास अभिसारिका स्वर्ण ज्योति ने लिखा है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं फिर ये भी दोहराऊंगी कि थोड़ा सा इसमें अगर संयम बरता जाता लिखने में, मतलब समय थोड़ा और दिया जाता, थोड़ी और स्पष्टता आती, तो वास्तव में ये बहुत 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 सुंदर उपन्यास होता। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ स्वर्ण ज्योति जी। बहुत सारा समय हमने लिया है, लेकिन आपके इस उपन्यास से जो जो भाव मेरे मन में आए, मैंने यहाँ पर आप सभी के साथ साझा किए हैं। अगर किसी को लगता हो कि मैंने कुछ गलत बोला हो, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा भी चाहूंगी, लेकिन ये अपने मौलिक एक विचार होते हैं कुछ पढ़ करके जो मैंने साझा किए। तो अब अंत में स्वर्ण ज्योति जी, मैं चाहूंगी कि आप ही सभी को धन्यवाद भी दें अपनी बात को रखते हुए, और कार्यक्रम को हम समापन की ओर लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी। मैं अपनी बात अब क्या कहूँ? मैं इतना जरूर जानना चाहूंगी कि मैंने जिस धागे को पकड़ा वो सही लगा आपको? मैं बस वहीं आ रही हूँ। इसके पहले मैं जरा सा कह दूं, ओम निश्चल जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया, मैं जरूर उसे ध्यान में रखूंगी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए लिखा और समय लिया। और आज पहले भी उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि उनकी तबीयत जरा सी खराब है, पता नहीं आ पाएंगे नहीं, पर मेरे आग्रह से वो शामिल हुए। आगरा में उनसे जब पहली बार मुलाकात हुई थी, तभी से मेरे मन में उनसे तभी से उनसे संपर्क बना रहा। और फिर उन्होंने एक रामदरश जी, बहुत वयोवृद्ध कवि जी के साथ भी मेरा कार्यक्रम कराया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो कुछ भी उन्होंने कहा, जैसी भी बातें उन्होंने, जो उपन्यास के नाम लिए, जिन लेखक लेखिकाओं का नाम लिया, और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया, वो मैं जरूर उसे ध्यान में रखते हुए अपने अपने अगले कार्य में उसका प्रयोग करना चाहूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम तन्मय जी ने अभिसारिका के विषय में जो कुछ कहा, वो तो मैंने उसी समय कहा कि अभिसारिका जैसे लग रहा है कि सामने चल फिर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिठास अंकल जी ने जो कहा, वो तो उन्होंने पढ़ा, और उन्हें जो जैसा उन्होंने उसे जो पढ़ा उन्होंने, वो मुझे लिख के भी भेजा था। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक सिंचाई विभाग के अकाउंटेंट साहित्य में इतनी रुचि लेके इतना कुछ लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, और मेरी हर कविता की बड़ी अच्छी समीक्षा भी करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इंदु जी, मैं अब आपकी बात पे आ रही हूँ। आपकी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगी कि जो आपने सुधांशु का सकारात्मक रूप देखा। हर ये जब उपन्यास शुरू हुआ, तो जो कैप्टन का रूप मैंने दिया है, ये वास्तव में एक काल्पनिक कहानी तो हो सकती है, पर जो कैप्टन मैंने लिखा है वो मेरी जिंदगी में है अभी भी। मतलब वो मेरे एक बहुत दूर के रिश्तेदार हुआ करते हैं, अभी तो बहुत उम्र हो गई है उनकी। वो आर्मी में भी थे और कैप्टन ही थे, और उनका स्वभाव बिल्कुल इसी सुधांशु के साथ मिलता है। मैंने यहाँ पे सुधांशु का विवाह कराया शुभदा के साथ, तो वहाँ भी वो तो अभी अविवाहित है, रह गए हैं।
परंतु उनका जो चरित्र है उसको मैंने यही देखा जो आपने उसकी सकारात्मकता जो आपने कही सुधांशु के चरित्र की, मैंने ये सकारात्मकता उस कैप्टन से ली है। उनका नाम है कैप्टन राजू है, जो बैंगलोर में रहते हैं। तो वो जितने कट्टर और जितने अनुशासन प्रिय हैं और जिस तरह वो कहते हैं और उसी के अनुसार, जैसे असंयम और संयम, कठोरता और नाजुकता, उसका एक समावेश है वो। तो कहीं ना कहीं मुझे उनका एक व्यक्तित्व, वो जब मेरे यहाँ पौंडीचेरी में आए थे तो उनका जो हाव भाव था, व्यवहार था जो मेरे साथ या रमेश के साथ, वो सब मुझे कुछ एक तरह तो उद्वेलित करता था, रोष से भरता था, और दूसरी तरफ वो बहुत ही अच्छा लगता था मुझे कि कितने अच्छे हैं। तो ये एक चरित्र वहां से मैंने लिया। और ये सच बात है कि सकारात्मकता चाहे जो भी हो, संयम और असंयम के बीच जो बात होती है ये बहुत काबिले तारीफ होती है, और उसे रखनी बहुत जरूरी है। और उसके साथ मैं यहाँ पे एक और चरित्र की बात करना चाहूंगी, जो देवकृति के साथ अम्बासी रहती है। वो उसकी बहुत जो प्रभावित करती हैं। हाँ, वो अम्बासी भी एक वास्तविक पात्र है। और मैं कहूँ कि वो मेरी बड़ी नानी है, जो पूरी तरह उसी की तरह रहती थी मेरे साथ। अब तो वो भी नहीं है, उनकी 99 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। तो उन्होंने ही हम लोगों को पाला। तो उनका जो स्वभाव था, उनका जो व्यवहार था, उसको मैंने ढाला है अम्बासी के पात्र में। और उसमें जरा सा काल्पनिक है कि वो भी मतलब बाल, जैसे बताया मैंने कि वो अफीम के बीज लगा के अपने बालों को पूरी तरह से निकाल देती है। ये भी एक सच्चाई है। हमारे यहाँ बैंगलोर में ऐसा होता है कई जगह, जो पहले की विधवाएं होती हैं, जो उनको बाल रखने की अनुमति नहीं है और वो हमेशा सर ढके रहती हैं और लाल साड़ी पहनती थी। तो ये भी एक सच्चाई है जिसको मैंने अम्बासी के पात्र में ढाला है। और मेरा एक और पात्र है श्यामा, जो नहीं रहा, उस कविता जिसने आत्महत्या कर ली है। ये श्यामा भी मेरे स्कूल की ही एक बच्ची है, जिसको मैंने ही पढ़ाया भी। उसके घर में जाके मैंने उसके साथ, उसके माता पिता के साथ बहुत समझाया भी था। परंतु जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का स्कूल चलाती हूँ। तो उसमें ये पढ़ती थी, आती थी 10वीं कक्षा में, परंतु अनायास ये भी एक सच्ची घटना है। तो इन घटनाओं को पिरोना था मुझे, क्योंकि ये घटनाएं कुछ ऐसी थी जिसमें नारी की विवशताएं भी हैं। अम्बासी की एक विवशता थी, श्यामा की एक विवशता थी, शुभदा जैसे आपने कहा कि उसने तो कोई भी न्याय नहीं किया अपने पति के साथ, फिर भी वो विवश थी कि वो नहीं बोल सकती थी पर्शियन प्रमिला के विषय में। तो उसे जाना पड़ा, क्योंकि उसने कभी इतना प्रभावित नहीं किया था अपने पति को कि वो अपनी बात रख सके। तो आखिरकार वो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि मेरी किसी भी बात का यहाँ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसे और सोनदीप हालांकि पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि एक नायक की जरूरत थी। और बहुत बार एक प्रश्न मेरे साथ पूछा गया है कि आपके नायक, ऐसा क्यों होता है कि आपके नायक कभी नायिका से मिलते नहीं। कई बार मुझसे ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने ये कहा था कि मेरे नायक बड़े ही समझदार और बहुत ही परिपक्व हैं, जो अपनी नायिकाओं को 28 हो रहा है। शकुंतला जी का माइक ऑन है तो आवाजें आ रही। इंदु जी, हाँ। तो जी मैं उनका ऑफ करती हूँ, वो वापस ऑन कर लेती हैं। मैं क्या बताऊँ आपको, हर बार मैं ऑफ करती हूँ, हर बार वो ऑन कर लेती है। ऑफ हो गया।
हाँ तो चलिए। मेरे नायक इतने परिपक्व हैं कि वे अपनी नायिकाओं को किसी भी तरह से तकलीफ में या किसी समस्या में नहीं फंसाना चाहते हैं। तो यही कारण था कि मेरे नायक हमेशा चुप 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 ही रहते हैं, हर कविता में हो या कहानी में हो या उस उपन्यास में हो, पर वो पूर्ण तरह से समर्पित ही रहते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ पात्र मेरी जिंदगी में आए और मैं उनके साथ कुछ कुछ समय मैंने बिताया। तो ये सब मुझे ऐसे पात्र उद्वेलित करते रहते थे कि इनके लिए मुझे कुछ कुछ तो लिखना है, क्योंकि रचना तो मन का उद्वेलन ही है ना, जो कागज पर पंक्तियां बन के उभर गई हैं। हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, परंतु फिर भी कुछ तो बातें हैं कि नारी स्वतंत्रता है, नारी विवशता है, उसके विवश होने के बाद वो किस तरह के कदम उठाती है। और जरूरी है कि हम अपने साथ जो बीत रहा है उसके विरुद्ध में आवाज उठाएं। हर नारी के लिए या हर लड़की के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं, अपनी बात रखें, क्योंकि हर बार किसी न किसी, कभी परंपरा की तरह से या कभी किसी और पारिवारिक संबंधों की वजह से हमें मतलब नारियों को कहीं ना कहीं बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत सहना भी पड़ता है और बहुत समझौते करने पड़ते हैं। एक कविता मैंने लिखी थी, मैं उस कविता के साथ ही आपकी अपनी बात को भी कह दूंगी कि ये सारी हम सारी नारियों के लिए, हम सारी लड़कियों के लिए है। कविता का शीर्षक था अनवरत। कल मैं अपने अंकल जी को ये कविता सुना रही थी, तो वो कह रहे थे कि बात भी बिल्कुल सही है। तो कुछ ऐसा होता है हर घर में, जैसे आप शुभदा की ही बात ले लीजिए। पता है मुझे, मैं बहुत बोलती हूँ, पता है मुझे कि मैं बहुत बोलती हूँ, पर तुम्हारे पास हमेशा शब्दों की कमी रहती है। मैं बहुत बोलती हूँ फिर भी तुम कुछ सुन समझ नहीं सकते। मैं बहुत बोलती हूँ फिर भी तुम कुछ सुन समझ नहीं सकते। तुम्हारे पास शब्दों की कमी रहती है, फिर भी मैं सब देख समझ जाती हूँ। मेरी बातों के पंख नहीं है, मेरी बातों के पंख नहीं है जो तुम तक पहुंच सके, और तुम्हारे मौन का अंत नहीं है, और तुम्हारे मौन का अंत नहीं है जो मैं सुन सकूं। बोलने और ना बोलने के दरमियान, बोलने और ना बोलने के दरमियान एक कोफ, एक समझौता, एक कोफ और एक समझौता, क्योंकि जानती हूँ इससे जिंदगी के तराजू का कांटा फिर रहता है। सोचती हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, सोचती हूँ जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, अनवरत अनवरत अनवरत। बहुत 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 सुंदर स्वर्णा जी। तो अब आपको धन्यवाद ज्ञापन दे लें। जी जी जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी महानुभावों का। और सबसे बहुत खुशी हुई अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पटल पर मेरे अभिसारिका का विमोचन रखा गया। इसके लिए मैं संस्थापक इंदु जी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। और साथ ही कमल भाई जुड़े हैं, शिरीष जी कमल भाई आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। और हमारे मुख्य अतिथि ओम निश्चल जी, हमारे विशिष्ट अतिथि मिठास अंकल जी, हमारे वक्ता प्रेम तन्मय जी, शिरीष जी को हम नहीं सुन पाए पर मैं जानती हूँ उनकी मजबूरी को, फिर भी मैं, और अजय आवारा जी बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सटीक बात कह गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अभिसारिका को अंततोगत्वा आप सभी तक पहुंच गई, वो उसको जहां पहुंचना था उसने बहुत कुछ जद्दोजहद झेली है और आगे वो बहुत कुछ और संभल जाएगी वो आप सभी के मार्गदर्शन से। इसी आशा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण ज्योति जी। और एक बार मैं अपनी तरफ से आप सभी गुणी जनों का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ गंगाधर आर
गुब्बी जी जुड़े हैं, मंजू चौधरी जी, डॉक्टर उषा रानी राव जी, एक मिनट, अंजना इंदु जी। इंदु जी एक मिनट और। ये जी। गंगाधर और गुब्बी जी जो है ये अनुराधा भी साथ में है, उनके साथ है उनकी वाइफ। ये अनुराधा और गंगाधर जी हमारे रमेश के कजिन हैं। साथ में मेरी बहन स्वर्णा कृपा जुड़ी थी। हाँ, वो जुड़ी थी आपकी बहनें, वही मैं बोल रही थी जी। आपकी बहनें जुड़ी थी और जितने भी आपके परिवार के लोग जुड़े, मनीषा भी बहुत जुड़ी सुंदर। थी, डेजी। हाँ, मनीषा भी जुड़ी थी, हमारी डेजी। हाँ, मनीषा भी जुड़ी थी। डेजी और भी बहुत जुड़ी थी। सारे लोग, हमारी बिटिया। ओम निश्चल जी, अजय यादव जी और शिरीष नायक जी, डॉक्टर प्रेम तन्मय जी, कमल भाई के साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि आज फेसबुक से भी जितने लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। और स्वर्णा जी, हमने आपको ये जरूर कहा कि और इसको विस्तार दिया जा सकता था, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि आपको लिखना नहीं आता या आपने कुछ कमी रखी है। बहुत सुंदर आपने उपन्यास लिखे, लेकिन जो प्रेम तन्मय जी ने कहा कि जो अंतर कथाएं बीच में चल रही है ना, उनको थोड़ा विस्तार दिया जा सकता था, इतनी ही बात है। लेकिन वो कहीं कमी की बात नहीं है, वो तो और बढ़ाने की बात है। वैसा ही ओम जी ने भी वही कहा, तो आप बिल्कुल ये ना सोचे कि आपने कुछ कमी रखी है। बहुत सुंदर नहीं लिखा नहीं, है आपने। एक मिनट इंदु जी, जी। सही बात है कि लिखना नहीं आता। इन सेंस मैंने ये नहीं कहा कि लिखना नहीं आता, मैं समझ जी, रही जी। हूँ अंतर कथाओं को विस्तार देने की बात है। नहीं दे सकते थे, जैसे दे उसके दर्द सकते को, हैं। मासी के दर्द को विस्तार दे सकते थे। वो जो उसकी जो कथानक था या कुछ ऐसे दो चार जहां पर, हाँ। लेकिन बाकी नहीं दिया तो भी वो पूरी समझ में आ अरे गई, अरे पूरा लो, दर्द किसको उसका डिलीवर हो गया, हम तक पहुंच चलो गया। बंद करो। ऐसी बात नहीं है, तो वो आप बिल्कुल ना सोचे। मैं और एक बात आज और यहाँ पे कहना चाहूंगी। जी बहुत ये है ना, थोड़ी देर पहले हमसे जी कल्पना जी भी जुड़ी थी। वो पौंडीचेरी जी, जी, कल्पना कल्पना जी जुड़ी भी थी। जुड़ी थी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो पौंडीचेरी के अंग्रेजी डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्षा है और जी, मेरे लिए वो सबसे बहुत ही खास है। वो तो जी, उन्होंने मुझसे कहा था, वो मैं जुड़ी थी। और अंजना जी जुड़ी हैं। हाँ, उन सभी का नाम मैंने कहा है, हाँ, तो तो सभी का बहुत बहुत ये आभार कर यहाँ लेते हैं। जी, मैं आप और सभी एक नाम लोगों और था जो मुझे ध्यान आ रहा था, वो कहाँ, ध्यान नहीं आ रहा। मेरी मम्मा भी जुड़ी थी, पर पता नहीं क्यों वो दिख नहीं रही हैं और दिखी जी, भी जी, नहीं जी। बाद में। पर उनका भी, और ये मैंने अभिसारिका अपनी मामा को ही समर्पित। बहुत बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर। तो चलिए, बस आप तो एक बहुत सभी लोगों बहुत समाहार का करते जो अच्छा हैं। जुड़े रहा। हैं, अब एक और सुखद मैं आपको समाहार करें, ढेर संवाद सारी मत बढ़ाएं। शुभकामनाएं देती हूँ अभिसारिका के लिए। जी, बहुत बहुत जी ओम जी धन्यवाद कुछ जी। कहना चाह रहे हैं। जी जी, ओम जी, आप कुछ कह रहे हैं। जी ओम जी कहिए। नहीं नहीं, मैंने कहा इसे अब सुखद समाहार में बदलें। ये विस्तार बहुत लेती जा रही गोष्ठी, मुझे लगा धन्यवाद ज्ञापन करने वाला मुख्य अतिथि से भी ज्यादा बोल रहा है, माने वो बेडौल मामला हो जाता है ना फिर। चलिए, ठीक इसका है, कोई तो अंत अब नहीं है। हम अगर इसको आप समाप्त करते रात हैं। करते तो 12 बजे तक लोग बोलते रहेंगे। एकदम बिल्कुल सही कहा आपने। जो तो जो चलिए, चीज बहुत 5 मिनट में बहुत, नहीं कही जा सकती वो 20 मिनट में भी नहीं कही जा सकती। चलिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सभी और का बहुत बहुत धन्यवाद। जी।